रजनीशपुरम नहीं चलेगा। प्रेम करो, सत्य बोलो, यही अपराध करने योग्य हैं। पीड़ा और व्यर्थता ये दो ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं कि जब आदमी सोचता है अपने ऊपर। आप में से हर व्यक्ति जिसे प्रेम करता है अपनी डिग्निटी तो चाहता है, नहीं चाहता है। जो कर रहे हो उसको पूर्णता से करना ही ध्यान है। मैं कर्म हूँ, मोक्ष में भी विश्राम नहीं पाता हूँ। ज्योतिष में ही ये टैलेंट है कि व्यक्ति के अनुरूप ही उसे सौंपना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छा कर सकता है, वो इंट्यूशन उसका खराब हो जाता है, और जिसके इंट्यूशंस अच्छे होते हैं उसकी कैलकुलेशन खराब हो जाती है। दैनिक जीवन में ध्यान दैनिक जीवन के कार्य ही हैं, और क्या करोगे। अगर आप बहुत विश्राम करोगे तो काम के लिए मचल जाओगे, और बहुत काम करोगे तो विश्राम के लिए मचल जाओगे। ज्योतिष के हिसाब से 30 डिग्री कर दिया तो तुम गेम से बाहर, यानी कि यू आर एनलाइटेड। इंटरनेट जितना आपको दिखता है अभी, डार्क वेब जो है उससे 90% 100% ज्यादा है। मित्र का है कि उसे पता लग जाए कि दिस इज कॉन्शियस, तो वो उसको सपोर्ट करने का काम करे। अच्छे बुरे ने हमें पृथ्वी पे लोगों को खंड खंड किया। मुझसे प्रश्न ऐसा क्या करो आप लोग कि बस आज स्वामी जी की धज्जियां उड़ा देंगे कहीं, तो मुझे अच्छा लगता है, और ना वही स्वामी जी बताएं, स्वामी जी बोर हो जाते हैं। शुरू करते हैं। ओके। कौन सा ऐसा कारण हुआ कि अचानक से रजनीशपुरम से नाम परिवर्तन करना पड़ा? तो मैं बता चुका हूं कारण। किसने प्रश्न किया? ये प्रश्न किसका है? आपका। कारण मैं बता चुका हूं, आपने वीडियो नहीं देखे। कारण है रजनीश की कुंडली। जैसे बहुत से लोग यहाँ आ जाते हैं ध्यान करने, और उसके बाद करते हैं, सालों करते हैं। सगा परिवार में भी बहुत से लोग आ जाते हैं, सालों रहते हैं। सालों रहने के बाद भी उनके स्वभाव का उतना हम जान नहीं पाते कि क्या है, तो उनको मार्गदर्शन करना कठिन होता है, या फिर जान भी जाओ तो उन लोगों को क्लियर नहीं होता कि आखिर ये बातें ऐसी क्यों बता रहे हैं। तो फाइनली यही एक चीज़ मिटाने के लिए दुनिया में आज तक सारे गुरु प्रयास करते आए कि कुछ ऐसा हो सके कि जो हमारे पास आते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी जाना जा सके, ताकि जल्दी जल्दी उन्हें गाइड किया जा सके। ये एक समस्या रही है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए बहुत समय से ज्योतिष के बारे में हम बोलते थे। 2016 से ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब जाके ये चीज़ हो पाई कि ज्योतिष के माध्यम से गाइड किया जा सके। तो हुआ ये था कि यहाँ रजनीशपुरम की तैयारी चल रही थी। ये 40 दिन के लिए ओशो कुंभ की तैयारी चल रही थी, और उस तैयारी से पहले कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे लोग जो कि परमिशन नहीं, ड्रग्स लेने लगे। यहाँ पे चोरी छुपे ड्रग्स आने लगी, चोरी छुपे यहाँ पे शराब, और साथ साथ ये भी कि आपस में मतभेद बहुत चल रहे हैं एक दूसरे से लोगों को। और सबसे बड़ी बात ये कि एक दिन यहाँ पे जहर आ जाता है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो जहर मंगा के यहाँ पे ही 1-2 लोगों की हत्या का जो है वो प्रयास करने की कोशिश करता है। और ये सब ऐसा है कि अगर 2 दिन लेट हो जाए, 2 दिन ना पता लगे, तो हत्या हो जानी है। जब ये सब चीज़ें हुई, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हुई, तो सच कहें तो हमें सोचना पड़ गया कि ये क्या। भाई देखिए, अगर बातें नहीं करेंगे, माँ जी मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर बातें मेरे सेशन से बाहर जाएंगी तो ये उसी दिन की एक घटना है कि उससे एक दिन पहले मैं एक और आश्रम में गया था, ओशो आश्रम में। अभी मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता किसी की बदनामी हो, लेकिन मैं उस आश्रम में गया, और उस आश्रम में मैंने शराब चलती देखी। उस आश्रम में मुझे यहाँ तक बताया गया कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो हम यहाँ प्रोस्टिट्यूट भी मंगवा देते हैं। यार ऐसा लगने लगा ये हो क्या रहा है, मतलब ये ओशो के नाम पे चल क्या रहा है, या क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। दिल बहुत व्यथित था उस दिन। 24 घंटे के अंदर 5 ऐसी चीज़ें हुई मेरे सामने, 5 ऐसी घटनाएं गुजरी
जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी मेरे स्वभाव से। तो फाइनली मुझे सोचना पड़ा कि क्या, और ऐसा नहीं है, ओशो सन्यासियों ने पहले भी बहुत अनुभव कराए हैं जो दिल को अच्छे नहीं लगते थे। इसीलिए भले ही रजनीशपुरम का निर्माण हो रहा था, नाम रजनीशपुरम रखा था, लेकिन हमने बोर्ड कभी नहीं बनाया था। और स्वामी जी गवाह हैं इस चीज़ के, बालेश्वर जी, कि मैं ये कहता रहता था कि स्वामी जी पता नहीं है, ये किसी वक्त भी हो सकता है टर्न मार जाए चीज़ें, क्योंकि लोगों के अनुभव ऐसे कराए हैं कि न जाने मुझे क्या करना पड़ सकता है। तो मैं हमेशा ये, पहले दिन से ये विचार तो था कि रजनीशपुरम, प्रथम इच्छा है मेरी कि मैं रजनीशपुरम के नाम से करूं, जहां ओशो की देशना पे काम हो और साथ साथ लोग इलाज कराएं, सखा वेलनेस भी चले। लेकिन सखा वेलनेस को हम बिल्कुल हाईलाइट ना करते हुए रजनीशपुरम को हाईलाइट करेंगे। और ये इच्छा भी थी कि सखा वेलनेस जो काम कर रहा है उसका श्रेय जो है वो रजनीश को जाए। मतलब रजनीश की देशना में एक चीज़ में और कमी पाता हूँ, वो ये है कि सोशल नहीं होते सन्यासी, उनके सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करते। ओशो सन्यासी ना आपको कंबल बांटते दिखेंगे, ना कभी प्याऊ लगाते दिखेंगे, ना कुछ समाज के लिए करते दिखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सोसाइटी से कनेक्शन अगर बनाना ही है तो केवल किताबें क्यों बेचनी भाई, आखिर किताबें बेचना भी तो कनेक्शन ही बनाने के लिए करते हैं, पब्लिक के बीच लगा रहे हैं। तो कोई अगर ये कहे कि ओशो सन्यासियों को कनेक्शन बनाना ही नहीं है तो वो बात गलत है। तुम शिविर कराते हो, तुम उसके बोर्ड लगाते हो, तुम पब्लिक के बीच किताबें भिजवाते हो, वो सब कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए सोशल वर्क होना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच। मैं भी रजनीश का पुत्र मान लो मुझे, तो इतने बच्चे अपने अपने ढंग से अपने बाप का काम करते हैं, मैं अपने ढंग से कर रहा था। तो इसलिए फिर जो था वो तो तकलीफ बढ़ी कि यार ये हो क्या रहा है, ये चीज़ तो मुझे नहीं चाहिए थी। फिर मैंने उस दिन ओशो की कुंडली बनाई, जो कि मैंने पहले नहीं बनाई थी। कभी मैंने ओशो की कुंडली नहीं देखी थी। मैंने सोचा छोड़ो इसको, क्या करना। मैंने ओशो की कुंडली बनाई और वो कुंडली उस दिन लगभग 8-10 घंटे एनालिसिस चला होगा। 8-10 घंटे ओशो की कुंडली पे, मतलब हमारी पूरी टीम जो थी वो लगी है उस पर। ये गहराई से देखते हैं बात क्या है। तो गहराई से बात यह है कि ओशो की कुंडली में कुछ इस तरीके के साइन हैं जो कि ज्योतिष की भाषा में अगर कोई समझे तो वो ये हैं कि 5वां घर जो होता है वो गुरु के लिए शिष्यों का होता है और पुत्रों का होता है। 5वां घर ज्योतिष का। 5वें घर में ओशो के राहु बैठा है और ओशो की वाणी में इतनी सौम्यता और तेज इसलिए है कि ओशो के 9वें घर में बृहस्पति है। तो वो इतने ज़्यादा वाणी पे उनका कंट्रोल और सब था कि लोग प्रभावित होते थे उनकी वाणी से। लेकिन उनके प्रभाव से जो लोग उनके पास पहुंचे थे वो सब जो हैं वो इल्यूजन्स में थे। राहु मतलब इल्यूजन्स, राहु मतलब भ्रम और हर चीज़ को बढ़ाना, इस तरीके की चीज़ है। तो सब राहु पहुंच जाते हैं उनके पास। आप देख लो, आप ओशो के सन्यासियों के पास बहुत कल्पनाएं हैं। राहु सेक्स, राहु अगर देखा जाए तो शराब, राहु नशा, राहु हत्या। तो फिर बात ये निकल के आई, मेरी कुंडली भी उसमें थी शामिल मैच करने के लिए कि कैसा क्या, जैसे होता ना शादी में लड़का लड़की की कुंडली मैच करते हैं, तो मेरी भी कुंडली मैच की गई। तो मेरी कुंडली मैच करके ये आया कि मुझे, मेरा स्वभाव राहु से नहीं मैच करता, वो बिल्कुल केतु वाला स्वभाव है। छोड़ो, मुझे झंझट नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे मोक्ष वाले लोग ज़्यादा पसंद हैं जो मोक्ष की तरफ चले, मैं इस तरीके का हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका स्वभाव ये है और अगर आप ओशो का काम करोगे, ओशो, आप किसी एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, हम अभी यहाँ पे दरवाज़ा खोल दें तो ये जो हवा इस समय चल रही है बाहर ठंडी, वो हम इसे इनवाइट कर लेंगे क्योंकि हमने दरवाज़ा खोला। उसी तरीके से हम उनका काम कर रहे हैं तो हम उनकी एनर्जीज़ को, वो जो एनर्जीज़ थी वही इनवाइट हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं इसलिए वो एनर्जी इनवाइट हो गई। जैसे शीला ने देखिए वहाँ हत्या वाला चीज़ें हुई, जहर हुआ, वहाँ पे पानी की टंकी में रजनीशपुरम में जहर पाया गया और काफ़ी सारी चीज़ें, नशा, ड्रग्स, ये सब चीज़ों के आरोप लगे।
वो सेम चीज़ें हमारे यहाँ होने लगी थी। और ये ना तो ये लीगली अच्छा है और ना ही ये कॉन्शियसली अच्छा है, और मेरे स्वभाव से तो बिल्कुल मैच नहीं खाता। और मेरी एक और आदत है, अगर कोई मुझे ये पता लगे कि ये व्यक्ति या ये काम हम 2 दिन बाद नहीं करेंगे, तो फिर मैं वो अभी नहीं करूँगा। इस मामले में कबीर वाली फिलॉसफी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मेरी ये फिलॉसफी के तहत मैंने बिना देर किए, बस ये घटना मुझे क्लियर हुई और उसके ठीक 1 घंटे बाद मैंने अनाउंस कर दिया, स्वामी जी यहाँ हैं। 1 घंटे बाद ही मैंने वीडियो डाल दिया कि अब यहाँ पे रजनीशपुरम नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि वो एक कमिटमेंट, एक तीर निकल चुका है, और केवल मेरा ही नहीं है, उसमें 30-40 लोगों का, जो 50 लोग 100 लोग लगभग रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, तो उनका था कि वो लोग आएंगे जाएंगे। तो मैंने ये भी कहा कि अगर वो लोग वापस लेना चाहें अपने पैसे तो वो वापस ले सकते हैं, और अब कोई इस तरीके की चीज़ नहीं होगी। लेकिन 40 दिन तक मैं यहाँ बैठूंगा, 40 दिन तक कुछ चीज़ें चलेंगी। बस ये है, अंतर इतना होगा कि हम ओशो नहीं करेंगे, लेकिन स्वामी जी यहाँ ध्यान कराएं या कुछ कराएं, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं होती। और बस ये 40 दिन तक मैं, वो समझ लो ना, हाथी है बड़ा सा निकल रहा है, पूंछ रह गई है। 40 दिन के बाद यहाँ पे रजनीशपुरम बिल्कुल ही नाम भी नहीं लेने वाली बात होगी, लेना ही नहीं है हमें। हमने यहाँ अपने तरीके से, जैसे मैंने उस दिन बता ही दिया कि सखा दर्शन पे काम होगा, उसके 6 अध्याय हैं, उन अध्यायों पे काम होगा। ध्यान शामिल है उसमें, यात्रा शामिल है उसमें, साधक शामिल है उसमें, सखा परिवार शामिल है उसमें, लेकिन वो जो है वो एक अलग ट्रैक बिछाया जाएगा, जिस ट्रैक में, जैसे कहते नहीं, जांच करा के ही गुजरो कि वो लोग हैं कि नहीं हैं। तो हम जांच करा के ही लोगों को प्रवेश लेंगे, कि उसके बाद जो योग्य पात्र होंगे उनको लेंगे, अन्यथा हम भीड़ बढ़ाने के लिए उनको नहीं लेंगे। गेट पे ही बोल देंगे कि आप यहाँ मत आइए, क्योंकि आपकी ना यात्रा हो सकती है और हम लोगों का भी जीवन बाधित होगा, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार आप लोग अपने घर में भी गेट के बाहर रखते हैं उन लोगों को जो आपकी विचारधारा से मैच नहीं खाते, हम भी उस तरीके से ऐसा करेंगे, और ये हमारे अधिकार में भी है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ना उनका समय बर्बाद हो, ना मेरा समय बर्बाद हो। तो ये निर्णय इससे गुजरा और रजनीशपुरम हटाया गया। जी रिलेटेड है इसके लिए। जी जी। तो रजनीशपुरम का नाम हटा दिया, ओशो कुंभ का नाम कैंसिल कर दिया। आप ओशो की जो विधियां है वो आप नहीं करवाते हैं, नहीं कराएंगे, वो आपका चॉइस है। और हमको अगर जरूरत है फिर भी हम एग्री है तो ही हम आए हैं, इसके बारे में कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने मना नहीं किया उसके लिए। पर लेकिन फिर भी मरून रंग से लगाव बच गया। नहीं, मैरून रंग से भी ये 40 दिन का, अब लोगों ने वस्त्र सिलवा लिए थे, जैकेटें ले लिए थे, हमने कम से कम 2-2.5 लाख रुपए के तो कपड़े हमने खरीद रखे थे। हमारे कपड़े बर्बाद जाते क्या, हम पहनने थे? तो हमने तो भाई मैरून रंग रखा। लेकिन अभी आप देखोगे 19 तारीख के बाद से हम लोग प्लान करेंगे। हो सकता है कि एकदम एग्जैक्ट 19 के बाद ना हो, लेकिन थोड़े समय बाद यहाँ पे एक ड्रेस डिज़ाइनर हम रखेंगे जो पूरा यहाँ का एक सिस्टम में अलग ड्रेस डिज़ाइन करेगा। तो होना चाहिए, बिल्कुल एक अलग ड्रेस डिज़ाइन होगी। अभी तक के हिसाब से वो ड्रेस ग्रे कलर की हमने सोची है, और वो बहुत खूबसूरत ड्रेस रखेंगे, बहुत सात्विक तरीके का रहेगा। जैसे आप अभी आए हैं तो हमारा पूरा, मतलब हमारी पूरी चाह है कि उसके बाद यहाँ जो लोग आएंगे, जो इलाज कराने के लिए आएंगे, उनके रूम की बेडशीट्स, उनके रूम के ब्लैंकेट्स, इवन की उनकी पिलो, उनके जो भी चीज़ें उनको देंगे, वो उनको फिर दे ही दिया करेंगे। मतलब जैसे आप आए, आपको एक पूरा पैक देंगे, और जब आप जाएं तो ले जाएं, क्योंकि वो आपने ओढ़ा है, उसका ऑरा आपके साथ है। हमारी विधि भी उसको अलाउड नहीं करती कि दूसरे के ऑरे को हम डिस्टर्ब करें, तो हम वो आपको ही दे दिया करेंगे। और जो साधक यहाँ रहेंगे परिवार के तहत, उनकी भी एक ड्रेस होगी, अच्छी ड्रेस होगी, जो सखा परिवार ही बनवा के देगा, और वो अच्छे ढंग से हम उसको डिज़ाइन करेंगे, खूबसूरत डिज़ाइन करेंगे। और ऐसा डिज़ाइन भी है करेंगे कि उससे धर्म ना चमकता हो, धार्मिक तरीके का एक ओना आता हो, एक मैत्रीपूर्ण वातावरण का कुछ उसमें खुशबू हो, इस तरीके का हमारा उसमें है करने का।
तो ये कोई ऐसा नहीं है बच गया। और मैरून वस्त्र अच्छा है, उसकी अपनी उपयोगिताएं हैं, वो मैं इनकार नहीं करता। लेकिन वैसे जैसे कहा कि अगर आप साधना करें शुद्धि की तो आपको सफ़ेद वस्त्रों की आवश्यकता होती है। यदि आप तंत्र की साधना करें तो आपको ब्लैक वस्त्र चाहिए। ओशो की साधना के तहत रेड जो है अच्छा है, लेकिन मेरी एनर्जी ग्रे एनर्जी है, मेरी एनर्जी ग्रे है। अब आप ग्रे को भी समझ लीजिए, आप समझिए, आप चीज़ें समझिए, सीखिए। मेरी एनर्जी में दो एनर्जी कॉम्बो हैं, मैं कई बार बोला है और धीरे धीरे सभी लोगों को पता चल जाएगी मेरी कुंडली। मेरी एनर्जी में शनि और केतु का मतलब बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन साथ साथ मेरा शुक्र भी अच्छा है, शुक्र भी मेरा प्रोमिनेंट है, और साथ साथ शुक्र मेरे 5वें घर में है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मुझे पुत्र हैं, मेरे शिष्य हैं, और मैं शिष्य नहीं मानना चाहता, मैं पुत्र तो मान लूँगा, मेरे सखा परिवार के सभी बच्चे मेरे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो उनमें वाइट कलर, एक तरीके से शुक्र का वाइट कलर होता है, सफ़ेद, और शनि का ब्लैक होता है। तो यदि दोनों में मैत्री स्थापित करनी है तो उसके लिए ग्रे होता है कि ग्रे कलर जो है वो ब्लैक और वाइट का कॉम्बो। तो इसलिए हमने ग्रे कलर पे अभी तक काम किया कि ग्रे कलर चुना है, हम ग्रे कलर बनाएंगे ताकि मेरा स्वभाव ना मैं पूरा थोपूं, ना ही उनका स्वभाव पूरे तरीके से मारूं, बल्कि एक मैचअप होते हुए उनकी जर्नी पे काम। कलर महत्व है, कलर का बहुत महत्व है, और महत्व है इसीलिए ओशो ने भी रखा था, वो उनकी अपनी एनर्जी के हिसाब से था। और अपनी एनर्जी के हिसाब से अलावा मुझे ऐसा भी लगता है ओशो के अंदर भी बुद्ध के प्रति प्रेम बाकी रह गया था, क्योंकि पिछले जन्मों में ओशो खुद ही बताते थे कि वो बुद्ध के सन्यासी थे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बुद्ध की देशना में मैरून वस्त्रों का योगदान था। ओशो बुद्ध के प्रेम में थे और सन्यासी थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही सन्यासियों को वो वस्त्र पहनाए, खुद नहीं पहने लेकिन उनको पहनवाए। यह ओशो ने किया, मुझे ऐसा लगता है। मैं नहीं कह सकता कि पूरे तरीके से मैं ठीक हूँ, लेकिन जो लगता है वो मैंने बताया। आगे बढ़े। कार्मिक पेडेंसी के बारे में विस्तार से समझाएं। क्या क्या? कार्मिक पेडेंसी। पेडेंसी, पेंडेंसी मतलब बाकी रह जाना कुछ कर्मों का बाकी रह जाना। बाकी रह जाना, उसके बारे में। ओके, देखो, आज सुबह कुंडली देख रहे थे, बहुत अच्छी कुंडली थी, लेकिन समझने वाली कुंडली है। अभी हम 3-4 दिन पहले जो सेशन लिए थे, जिसमें हमने बताया था कि लोगों की कुंडली में कैसे पता लगता है कि उनके लिए उनका आत्मिक ग्रह कौन सा है। तो जो नए हैं, जो इस वीडियो को ही देख के सुनेंगे, उनके लिए बात बता दें, आपकी जिस ग्रह की एक तरीके से डिग्री ज़्यादा होती है, वो ग्रह एक तरीके का आपका पका हुआ ज़्यादा होता है, उसको अनुभव ज़्यादा होता है, और उसको ही 100% अगर आप मतलब डिग्री कर दें, 100 डिग्री का मतलब 30 डिग्री होती है उसमें, तो 30 डिग्री मैक्सिमम होती है। तो 30 डिग्री पे आप अगर उसे पूरा ले जाएं तो एक तरीके से वही आपकी आत्मा का सेटिस्फेक्शन बनता है। लेकिन होता क्या है, आज मैंने एक कुंडली देखी जिसमें बृहस्पति जो था सबसे ज़्यादा डिग्री पे था, 29 पॉइंट समथिंग। उसके बाद एक और ग्रह था, वो भी बहुत अच्छी डिग्री पे था। लगभग उसमें 7 ग्रहों में 6 ग्रह जो थे वो 24-25 से ऊपर डिग्री पे थे, एक ग्रह ही थोड़ा कम था। तो वो डिग्री देख के हमसे बच्चे पूछने लगे कि इसमें ऐसा क्यों है कि ये इतनी सारी चीज़ें अपर चली गई। तो क्या होता है, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि जैसे कि एक व्यक्ति के पास एक स्वभाव दिया है ज्ञान का एक स्वभाव। आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी अगर स्वभाव की गहरी जांच करें तो वो ज्ञानी स्वभाव के होंगे, लेकिन अक्सर ज्ञानियों को प्रेम बहुत भाता है। ये ऐसी बात है कि ज्ञान तो है ही है, लेकिन जो कम है वो प्रेम है, तो प्रेम की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो प्रेम में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं प्रेम कर लो, जो चीज कम है उसे भी ले लो, जो ज्यादा है उसको 100% नहीं ले जाते। फॉर एग्जाम्पल, ज्ञान उनके पास 90% है,
तो वो 90% को 100% नहीं बनाते। उनके पास जो प्रेम है, जो 30% है, वो उसको लेने की तरफ भागते हैं। विपरीत का आकर्षण, जो चीज नहीं है वो ज्यादा हमें मांग करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो 90% पे तो ज्ञान होता है, आप प्रेम लेते हो और प्रेम ले लेके आपका जो है प्रेम 60 डिग्री पे आ जाता है, 70 पे आ जाता है। लेकिन उधर 90 वाले पे भी प्रभाव पड़ता है, वो थोड़ा सा नीचे आएगा, वो भले ही में दिखाई नहीं देगा लेकिन वो भी नीचे आएगा, वो 70 पे आ जाएगा। और फिर किसी दिन आपको बराबर भी आ सकता है कि आपने ये 50 पे पहुंच गया, वो भी 90 से 50 पे आ गया। और जब 50 पे आएगा फिर कंफ्यूजन आएगा, अरे यार अब हम क्या मांगे, तो वो कभी बुक पढ़ने लगेगा और कभी प्रेम करने लगेगा। तो ऐसे ही जिनके पास प्रेम का बहुत अच्छा फैक्टर होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज्ञान की तरफ भागते हैं। तो ये जिंदगी में लोग हमेशा ही एक चीज को पूरा नहीं पकाते। अगर एक भी ग्रह, देखो कोई भी कुंडली ऐसी नहीं है दुनिया में जिसमें 7 ग्रह ना हो, छाया ग्रह भी 2 और होंगे, मतलब 9 ग्रह होंगे ही होंगे, हर एक में होते हैं। लेकिन अगर एक ग्रह अपना पूरा जी जाए तो कहां जाएगा? क्या उसके जीवन में वो ग्रह होगा ही नहीं? सच बात तो यह है कि उसका पूरा जीवाना ही मोक्ष हो जाएगा, मतलब वो खेल से बाहर हो गया। इसको आप ऐसे समझो कि परमात्मा के जो बनाया हुआ खेल है, शतरंज का खेल, उसमें वो कहता है कि 9 प्यादे ही खेलेंगे, एक भी कम हुआ तो तुम्हारा गेम खत्म। 9 प्यादों से ही खेलना है तुमको। लेकिन अगर तुमने किसी तरीके से एक प्यादा बाहर निकाल दिया, 100% दे गए उसको, 30% जिस ज्योतिष के हिसाब से 30 डिग्री कर दिया, तो तुम गेम से बाहर, यानी कि यू आर एनलाइटेड, यानी कि आपने बग खोज लिया, आप सिस्टम में अब रहोगे नहीं। आपको फिर नया रूप मिलेगा, नया थॉट मिल सकता है, लेकिन कम से कम आप उस सोच के तहत अब जर्नी नहीं करोगे। तो वो जो कुंडली आज देखी थी कि जिसमें कई सारे ग्रह जो थे वो काफी अच्छी डिग्री पे थे, तो काफी अच्छी डिग्री पे होना इस बात का सूचक है कि उसने एक ही डिग्री पूरी पकाने पे काम नहीं किया। जबकि उसकी डिग्री के हिसाब से जब उसे ज्योतिषीय सलाह दी जाती है कि आप क्या करो, तो क्योंकि उसका बृहस्पति जो था 29.60 डिग्री का था, तो उसको सलाह सिर्फ ये है कि बस वो गुरु की सेवा करे, गुरु के सानिध्य में बैठे, गुरु को प्रेम करे। अब वो उसके जो भी हो, मतलब वो हिंदू हो तो अपने गुरुओं को पकड़ ले, मुस्लिम हो तो ग्रंथ को पकड़ ले, मतलब वो जो भी चाहे, उसकी जो अंदर की भाव है, जहां वो गुरु समझता है वहां कूद जाए। और यदि वो ऐसा कर दे तो छोटे से बॉयल के साथ वो एनलाइटेड हो सकता है। लेकिन उसकी पुरानी जन्म की हरकतें बता रही हैं कि जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, वो और चीजों को बकाया, मतलब उन्होंने कहा ये वाला अभी नहीं हुआ, इसे भी थोड़ा ले लें, ये वाला हम पे नहीं है, उसको भी ले लें। और उसने पूरी जिंदगी, न जाने कितने जन्मों से वो ऐसा कर रहा होगा। तो उसकी कुंडली का जो विश्लेषण हुआ तो ये कि कर तो बहुत जन्म से रहा है, लेकिन वो एक ही पे पूरा प्रयास नहीं कर रहा। वो ले जाता है, कोई चीज किनारे लगने लगती है, लेकिन दूसरी चीजें लालच देने लगती हैं। क्योंकि परमात्मा के गेम से तुम्हारी कॉन्शियस बाहर निकलना चाहती है, लेकिन राहु और केतु कहते हैं साले उलझे रहो। जैसे जिजित के बारे में एनालिसिस किया था, जिजित का भी बृहस्पति 29 डिग्री से ऊपर का है। जिजित सिर्फ थोड़ी सी, अगर इस जन्म में एक बार को राहु के भ्रम से बाहर निकल के, शुक्र के दबाव से बाहर निकल के पूरे तरीके से ज्ञान को और गुरु के पीछे लग जाए तो ये पार चला जाएगा। लेकिन वो ना करके राहु और वो भ्रम पैदा करेंगे और वो आदमी उसी में लगा रहेगा। क्योंकि आपको गेम तो तभी पूरा होता है ना जब आपको उसमें अच्छाई के साथ बुराइयां भी डाली जाएं, जब जीत के अलावा हार भी गेम में हो। भाई आखिर सभी गेमों में कहते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत तो भाई खेलो, लेकिन हार जीत तो हो सकती है कुछ भी। तो यानी कि गेम के दोनों पार्ट हैं, जीत भी है, हार भी है। तो आप बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके की चीजें करनी है, किस तरीके की चीजें नहीं करनी है। जैसे मेरा बुद्ध है, मैं बुद्धि के उपयोग में ही आनंदित होता हूं। मेरा सबसे अच्छा गुण है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, मेरी बुद्धि से आप अपने जीवन की समस्याओं को समझ सकते हो। मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं और मुझे सबसे ज्यादा आनंद तभी आता है कि जब मुझसे तुम पूछो। और जब मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मुझसे ऐसे प्रश्न पूछो जो कि मुझे धज्जियां उड़ा दें, तुम लोग मुझे बिल्कुल टूट पड़ो मेरे ऊपर,
तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक मैं नया नहीं बोलूंगा तब तक मेरी डिग्री नहीं बढ़ेगी। मतलब आप समझो ना, मेरा भी किनारे पे मामला लगा हुआ है, तो वो डिग्री बढ़ाने वाली बात आती है, मुझे भी वो पार करना है। और एक बुद्धि ही मेरे पास इतनी ज्यादा है कि मैं इसके लिए कभी किताबें नहीं पढ़ता। जैसे मैं जब ये डायलॉग मारता हूं मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत, मैं किताबें नहीं पढ़ता, तो उसका रीजन ये नहीं है कि मुझे किताबें से कोई नफरत है। उसका रीजन ये है, ऑलरेडी जितना तुम लिखा हुआ है उतना तो मैं जानता हूं, ऐसी फोकट जानता हूं। और क्योंकि केतु भी है मेरा प्रोमिनेंट, बिना पढ़े जानता हूं, क्योंकि केतु पढ़ता नहीं, उसके पास तो आंखें हैं ही नहीं, उसके पास तो इंट्यूशंस है। तो केतु के पास नॉलेज बहुत है। जैसे कहते हैं कि इंटरनेट जितना आपको दिखता है अभी, डार्क वेब जो है उससे 90% 100% ज्यादा है। मतलब अगर ये 10% है तो डार्क वेब 100% है। तो डार्क वेब हो गया केतु, और जो आपको इंटरनेट दिखाई दे रहा है वो है राहु। तो मेरे पास डार्क वेब की एनर्जी है। आपके पूरे इंटरनेट की जो नॉलेज है वो उससे ज्यादा तो मुझे ऐसे ही सब पता है। अब ये कोई अहंकार नहीं है, ये मेरे पिछले जन्मों की कमाई है। ये भाई देखो, जैसे अब इकट्ठा किया तो वो है, लेकिन वो यूज होना चाहिए। अब मैं इस जन्म में पढ़ जाऊं और चूतियापो में भाड़ में गया ज्ञान यान, मैं तो इस जन्म में मैं तो कन्हैया बना बना घूमूं। जो कन्हैया बना रखा है मुझे नेचर ने, अलग बात है, लेकिन वो मेरा आकर्षण नहीं है। मेरा सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे है कि मेरे अंदर जो ज्ञान है वो दुनिया के काम आए। और मैंने उस दिन कहा था कि मैं और जानूंगा और जानूंगा, और मैं चाहता हूं कि मुझे नए क्वेश्चंस मिले, मुझे नए चैलेंजेस मिले, मुझे नए डिस्कवरी क्या है? ज्ञान है ना। मेरे कॉन्शियस में है कि मैं कोई खोज करूंगा। ये क्यों है? वो खोज मुझे अंतिम मुक्ति की तरफ लेके जाएगी, वो मेरी डिग्री को पूरा कर देगी। और वो एक प्यादा भी अगर मैं बाहर निकाल पाया तो मैंने बग पैदा कर दिया, मैंने सिस्टम में एक एरर क्रिएट कर दिया कि अब मैं खेल से बाहर निकाल दिया जाऊंगा। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी वो डिग्री को पहचाने और उस डिग्री के लिए काम करे। हर व्यक्ति, मतलब आप में से कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी एक डिग्री अधिक ना हो और वो उस डिग्री पे काम करके मोक्ष की यात्रा ना कर सकता हो। लेकिन चक्कर वही है, घर में 7 बालक हैं, आप 7 का ख्याल रखेंगे, आप 7 को भोजन देंगे, आप चाहेंगे सभी लोग बाहर निकलें, और ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहले निकलेगा एक ही, सभी पूरे नहीं निकले, अंत में भी एक ही निकलेगा। फिर समझ लो, ये गेम ऐसा नहीं है कि आप 7 बालक लेके बाहर निकलेंगे तभी खराब होगा। एक भी निकलेगा खराब होगा, और निकलेगा एक ही पहले। मतलब ये भी तय है ना कि 30 डिग्री तो किसी एक ग्रह का होगा पहले। बाकी अगर आप सबको भी 29 भी कर लें तो भी तो कमी रह जाएगी, एक ही जाएगा कोई पहले, और जैसे वो जाएगा बात खत्म। तो पूरी मतलब न जाने कितने जन्मों में हम अपनी डिग्रियां घड़ाते और बढ़ाते रहते हैं। हम बढ़ाते हैं फिर घटा लेते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बस चल रहा है, इसीलिए जन्म चल रहे हैं। तो अगर आपको पता चल जाए ज्योतिष से कि आपको करना क्या है, तो आप बहुत आसानी से उस पर ही यात्रा कर सकते हैं। और मेरा सुझाव ये है, अब मानना ना मानना तो अपना काम सबका, तो मेरा सबका सुझाव यही होता है कि आपकी जो मेन पावर है उसको बढ़ाएं, और वो पावर बढ़ने में जिन जिन ग्रहों का सहयोग चाहिए होता है वो देखा जा सकता है कि आपका वो सहयोग नेचर ने दे रखा है या फिर जो है। अब जैसे साधना के संबंध में बात आती है, एक प्रश्न इसी से बन जाएगा, मेरी बात से, हो सकता है आप लोगों में ना बने, मेरे अंदर बना है। वो प्रश्न ये है कि यदि एक डिग्री पे ही काम करने से चीजें होती हैं तो फिर ये मोक्ष क्या है? अब ओशो की देख लो, ओशो की देशना के तहत अगर बात आएगी तो ओशो की सबसे अच्छी डिग्री बृहस्पति की थी। तो उनको भले ही बाकी सारे ग्रह मदद कर रहे थे और चीजों के लिए, लेकिन वो आखिरी वक्त तक अपना ज्ञान ही पेले पड़े थे। बोला दे लो, मुझे तो बस नानक पे बोलना, बुद्ध पे बोलना, महावीर पे बोलना, मुझे हो करना वही है उनको। ठीक है, समाधि उनको एक जीवित रहते होती है, एक मृत्यु के साथ होती है। तो समाधि उनको जीवित रहते घटित हो गई, वो तो चलो मैं कहूँगा मुझे भी हो चुकी, क्योंकि मेरा वो काम हो गया कि मुझे उलझाव नहीं रहा। समाधि का शरीर में रहते हुए अर्थ है कि अब आपको आपका लक्ष्य
एकदम दिखाई देता है सीधे सीधे। हाँ, अगर इस बीच कि मेरा लक्ष्य पूरा हो, 30 डिग्री बॉयल मार जाए, इससे पहले यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो फिर एक जन्म की संभावना फिर रहेगी। इसीलिए सभी गुरुओं ने यह भी कहा है कि वो भले ही ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन एक जन्म की संभावना है, क्योंकि पता नहीं एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए और वो चीज वो ना कर पाए जो कि करनी थी उनको। तो ओशो को तुम अगर नोटिस करो तो उनको बस ज्ञान लेने की और ज्ञान बांटने की पूरी तरीके से था मामला उनका। तो वो उनका बृहस्पति के तहत था, मैं अपना कह सकता हूं कि मैं बुध के तहत है। मुझे तो अलग ढंग, अच्छा मुझे क्या है, क्योंकि बुध है, अब आप देखो अंतर देखो, उनको बृहस्पति के तहत ज्ञान बांटना था, बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं था। तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा, तुम्हारा कोई जिंदगी में अच्छा होगा नहीं होगा। अब मेरा क्या है, बुध है, बुध मैत्री है, बुद्ध का मतलब दोस्ती यारी, बुद्ध बालक है मतलब एंजॉय करेगा वो। बुद्ध जो है भोजन भी एक तरीके से कह सकते हैं अगर दोस्तों यारों के बीच कहा जाए। बुद्ध एक मतलब ज्ञान के साथ साथ वो राजकुमार जैसा है, वो प्रौढ़ नहीं है, वो जीवन को एंजॉय कर रहा है। तो मैं अपने संग, मैं खुद चाहता हूं कि मेरे संग रहने वाले जीवन को एंजॉय करें, ज्यादा झंझट में नहीं। बुद्ध झंझट में नहीं पड़ता, बुद्ध कहता है कि जो ग्रह अच्छा होगा हम उसके साथ हो लेंगे, हम फोकट का झंझट नहीं करेंगे। तो बुद्ध ग्रह का जो है वो लेना देना इस चीज से भी है कि बुद्ध जो है वो मैत्री है, इसीलिए मैं मित्रवत बात करता हूं, इसीलिए मैंने अपना नाम भी सखा रख लिया। और जब मैंने सखा नाम रखा मेरी सक्सेस उसके बाद हुई, ये भी बात है। क्योंकि तब मुझे भले ही कुंडली का ज्ञान नहीं था, लेकिन कॉन्शियस अंदर से बोल रही थी ना, और मेरे ऊपर इतने नाम चलते रहे, लेकिन सखा फिट हो गया क्योंकि मेरे स्वभाव से झलकता है। लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा मिसमैच हो रहा, लोग मुझे गुरु गुरु भी करते हैं, तो मैं कह रहा हूं हटाओ गुरु गुरु यार, तुम, मैं मित्रवत हूं, आपका दोस्त हूं, ये गुरु गुरु भी हटाओ। क्योंकि गुरु हटा के तुम मुझे अभी दायरे दे रहे हो। अगर तुम मुझसे कह रहे हो हुक्का नहीं पी, हुक्का क्यों पी रहे हैं, या फिर स्त्रियां क्यों प्रेम में हैं और ये सब क्यों चल रहा है, तो तुम मुझे गुरु की तरह जब देख रहे हो तो मुझे डिफेंसिव रूप से वो चीजें करनी पड़ेंगी जो मेरे स्वभाव की हत्या करती हैं। जैसे बुद्ध का स्वभाव है ही नहीं झंझट में पड़ना, राजनीति करना है ही नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे करोगे अटैक, तो मुझे डिफेंस रूप में जो एनर्जी यूज करनी पड़ेगी वो बुद्ध की एनर्जी नहीं होगी, वो एनर्जी फिर शुक्र की एनर्जी होगी, शनि की एनर्जी होगी। तो यानी कि फिर मैं अपने ट्रैक से हट के दूसरे ट्रैकों पे चला जाऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई मुझे ऐसा करो, क्षमा करो, ये गुरु गुरु मत चलाओ, अपना दोस्त अच्छे हैं, दोस्ती यारी में एंजॉय करने दो, मैं अपने काम में लगा हुआ हूं, मेरे को अपनी डिग्री पूरी करनी, तुम अपने चक्कर में पड़े हुए हो। तो बहुत क्लियर कट, ये मैं एक ऐसे दृष्टिकोण से समझा रहा हूं, ज्योतिष के दृष्टिकोण से, जिसके संबंध में जो लोग भी स्टडी करेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा कि स्वामी जी क्या बात कह रहे थे। ऐसा समझो, अगर मैं बुद्धत्व की बातें करूं तो मैं देवलोक की बातें कर रहा हूं, और तुम लोग हो मृत्यु लोक पे, तो समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर मैं एक लैंग्वेज की बात करूं, वो जो कि ज्योतिष की लैंग्वेज है, और वही आप लोग भी स्टडी करो, तो आज जो बातें मैं कह रहा हूं आप लोगों को जो नहीं समझ में आ रही होंगी, जो लोग भी कुंडली का ज्ञान रखते हैं उन्हें मेरी बात तुरंत समझ में आ जाएगी कि आदमी क्या कह रहा है, और तुरंत ही उनके अंदर मेरे प्रति संदेह मिट जाएगा कि ये जो कर रहा है ये राजकुमार की तरह काम अपने जीवन का कर रहा है। मतलब द्वैत मिटाने वाली बात है। तो यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं जिन्हें कुंडली के ज्ञान है, जो कुंडली की नॉलेज रखते हैं, जो लोग भी हों, वो मेरी बात समझ जाएंगे, और जो नहीं रखते हैं उसका ज्ञान, उनको संदेह होगा। तो मैं कह रहा हूं थोड़ा कुंडली पढ़ो, थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशंस लेना शुरू करो, आपको भी वो चश्मा लग जाएगा जिसमें आप मुझे देख पाओगे। तो 3D के चश्मे में जो धुंधलापन होता है, चश्मा लगते ही वो धुंधलापन समाप्त हो जाएगा। जी अभी आपने जो बताया कि एट ए टाइम 5-6 ग्रह जो है वो उच्च डिग्री पे है, समझो 25 है, तो उसका स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट है, उसका खेल में भी इंटरेस्ट है, उसका प्यार में भी इंटरेस्ट है, और थिंग्स
में भी नहीं, ये पहले तो यही शब्द यहीं से गलत हो गया। जिसकी जो डिग्री ज्यादा होगी उसमें उसे इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आप समझो बात को, यही तो खेल समझना है भाई। जिसकी डिग्री ज्यादा है यानी कि वो बूढ़ा हो गया। जैसे आपके, उसके लिए बोला था मैंने, इसके लिए मैंने कहा था इसकी अब शुक्र की डिग्री ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, शुक्र बूढ़ा हो गया, उसे बहुत ज्यादा कपड़ों में उन सब चीज में बहुत रस नहीं है। हिप्पी जो लोग हो जाते हैं ना, वो समझ लो सब शुक्र खूब उनका अच्छी डिग्री का है, बोला हाँ साला क्या पहनना, कपड़े वपड़े अच्छे, ऐसे ही जियो। तो यही बात है, क्योंकि जिसकी डिग्री ज्यादा है वो हमारे कमांड हो गया, मतलब वो हमारे काफी क्लोज है। अब रियल में मुझे ज्ञान तलाशना ही नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ऑलरेडी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मुझे फिर भी तलाश है। लेकिन इसके लिए क्योंकि मेरा राजकुमार जैसा स्वभाव है, अगर मैं ऐसे स्टडी करूं तो मैं बृहस्पति हो जाता हूं, फिर वो बृहस्पति का स्वभाव हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं तो राजकुमार हूं, हसीवा खेलीवा पढ़ीवा ज्ञान लईवा वाला, तो ऐसी कंडीशन में मुझे आप ही लोगों से चर्चा करते करते ज्ञान को उपलब्ध होना है और देना भी ज्ञान है। जी गुरु जी जो स्वामी जी जो आपने बोला कि अया गुरु जी स्वामी जी हटाओ, सखा जी आ जाओ। जी सखा जी, हाँ। सॉरी सखा जी जो आपने बोला कि डिग्री, मकसद हमारा डिग्री बढ़ाना है किसी ग्रह का। नहीं मकसद नहीं, देखो मकसद तो आप दोगे, जी जी मेरा कहना यह है कि आपको मकसद वो बनाना चाहिए। जी बनाना चाहिए, या। बिल्कुल। अगर मैं किसी ग्रह की डिग्री बढ़ाना चाहूँ, जैसे आपने बोला गुरु की मैं डिग्री बढ़ाना चाहता हूँ, तो गुरु की खूब सेवा करनी चाहिए मेरे को। नहीं गुरु के बिल्कुल, देखो हाँ बोलो बोलो। बेसिकली हम उस ग्रह को वीक कर रहे हैं ना, क्योंकि 15 डिग्री के बाद, सॉरी 20 डिग्री के बाद तो ग्रह वीक होने लगता है। 30 डिग्री का जो ग्रह होता है वो वीकेस्ट होता है, वृद्ध होता है। मैं मृत्यु तक ले जा रहा हूँ बेटा, मैं उसको वृद्ध नहीं, मैं मार देना चाहता हूँ। 30 डिग्री का मतलब है मर गया। जी जी तो मर गया, खेम से बाहर हो गया बेटा, मर गया, गेम से बाहर हो गया। अब आप कह रहे हो कि उसमें ताकत नहीं है, जैसे आप कह रहे हो कि हमारे बाबा जी घर में पड़े हुए 95 साल के हो गए लेकिन मर ही नहीं रहे, बुढ़ा ससुरा मर ही नहीं रहा। अब मर ही नहीं रहा तो हमारे हाथ में जिम्मेदारी आ ही नहीं रही, तो बुढ़े को मारो जल्दी से जल्दी। कहने का मतलब ये कि उसको पको। अब आप उसे दे के इंजेक्शन रोके पड़े हो तो क्या फायदा है। तो जो बूढ़ा ग्रह है उसमें ताकत नहीं है। जैसे मुझे ज्ञान में कोई रस नहीं है, मुझे ज्ञान में रस नहीं, समझो बात को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बृहस्पति ज्ञान है, बुद्ध भी ज्ञान है, लेकिन बुद्ध का ज्ञान यौवन के साथ ज्ञान है और बृहस्पति का ज्ञान बुढ़ापे के साथ ज्ञान है। मेरे ज्ञान में जवानी के आनंद हैं और बृहस्पति के ज्ञान में बुढ़ापा है। वो थक जाएगा, वो कहेगा अब ये क्यों कर रहे हो तुम, अब इन बातों में मजे क्यों ले रहे हो। मैं कह रहा हूं 4 बोतल वोट का ज्ञान मेरा रोज का, ये वाली बात है। लेकिन गुरुजी आप, सॉरी सखा जी हाँ आपने बोला कि आपकी जो कुंडली है केतु और शनि का कॉम्बिनेशन। नहीं वो तो अब देखो, केतु जो है, बोलो जी, केतु जो है जो मोक्ष का ग्रह है बेसिकली। केतु जो है जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ग्रह है, और जो शनि है वो कर्म का जी, वैराग्य का, न्याय का, तो उसका भी आप पे इम्पैक्ट होगा, तो वो बताइए। देखो हाँ, अब इसमें समझो बात को, मेरे अंदर अगर बुद्ध वाला जो है कि जिसकी डिग्री अधिक है, तो इसका मतलब है पूर्व जन्मों में मैंने खूब इन सब चीजों को मतलब पा लिया था, समझ को स्तर को खूब बढ़ा लिया था, इतना बढ़ाया था कि वहां तक पहुंच गया। लेकिन इस जीवन में फिर आया, तो इस जीवन में मुझे कौन सा एनवायरमेंट मिलेगा, वो एनवायरमेंट है। तो वो एनवायरमेंट में मुझे वो शनि मिला, मुझे केतु मिला, तो जो ग्रह मेरे प्रोमिनेंट हैं मुझे उन्हीं का उपयोग करना है अपनी यात्रा के लिए। मतलब शनि का उपयोग ये नहीं करना है कि अब मैं शनि बढ़ाऊं। शनि में इसलिए देखो, अब शनि मोक्ष का कारक कैसे बनता है, शनि मोक्ष कारक बनेगा कि कर्म में मैं पूरा रहूंगा। एक मिनट, वही वैराग्य मोक्ष, कर्म में मैं पूरा रहूंगा, लेकिन लोग कभी मेरे कर्मों को सराहेंगे नहीं। शनि के कर्मों को कोई नहीं सराहता। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, कभी मेरे सराहना मिल रही है? प्रश्न ही मिल रहे हैं। यहां आ गया कोई
स्वामी जी रजाई एक और मोटी होनी चाहिए थी, स्वामी जी पानी गर्म भी होना चाहिए था। साला जो दे दिया उसकी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। कहने का अर्थ यह है, सराहना मिल ही नहीं रही तो फिर वैराग्य आ नहीं जाएगा कि साला इतना करने के बाद भी लोग मानते नहीं। और इस वैराग्य से क्या आएगा? इस वैराग्य से समझ आएगी। अब वो समझ हमें बृहस्पति में डालनी है या हमें समझ बुद्ध में डालनी है, ये मेरे हाथ में है। तो अब देखो, शनि से मुझे वैराग्य मिला, वैराग्य से मुझे समझ मिली, समझ से वैराग्य आया, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि अब मैं समझ के इसका समाज कल्याण में और उपयोग करूंगा। आप ये बात समझना, अगर मैं समाज कल्याण के उपयोग की तरफ ले जाऊं तो यानी कि इससे जो पका है वो पके मैंने बृहस्पति को दे दिया, बृहस्पति की डिग्री बढ़ा दी, तो मेरा बुद्ध वाला फैक्टर रह जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, भाड़ में गया, किसी को कोई फर्क आए नहीं आए, दिव्या मौज करते हैं अपने लोग, आज शाम को पिज्जा खाएंगे। मैं वो ज्ञान से जो लिया वो भी साला अपना जो है वो बुद्ध को ही दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं इससे जो कमाई आई है वो बुद्ध के अकाउंट में डालो। जितनी बुद्ध के अकाउंट में डालोगे उतनी जल्दी क्रॉस हो जाओगे। आपका कितनी डिग्री का है? 29 29 है ना? फिर तो आपको प्रखर वक्ता नहीं होना चाहिए। देखो यही एक खासियत है। ये प्रखर वक्ता मुझे कौन बनाता है उसका कारण है 29 का है, लेकिन तीसरे घर में उसके सूर्य के साथ बैठा है। समझ गए? तीसरे घर में सूर्य के साथ है, तो सूर्य उसमें प्रखरता दे रहा है। मेरी वाणी से ही मेरा नाम सम्मान है, वो सूर्य करवा रहा है। और सूर्य अपना सम्मान कराने के लिए बुद्ध का उपयोग कर रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। सच बात तो यह है कि सूर्य उपयोग कर ले रहा है बुद्ध का अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, लेकिन चालाकी मैं दिखाना चाहता हूं कि सम्मान अम्मान का तेल लेने मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आई एम ए फ्रेंड ओनली। बुद्ध तो चालाक है, बिल्कुल चालाक है। और चालाक क्यों बना? 2 ग्रहों ने धोखा दिया, ये भी पता है ना। भाई बुद्ध कैसे पैदा हुए मुझे पता है। अब बता ही दो, तुम इतने गंदे काम को मुंह से नहीं बोलते। कैसे पैदा हुए बुद्ध, बताओ। जब जो कथा आती है, मैं गलत, हाँ कथा सुनाओ बिल्कुल। जो रावण ने जब मेघनाथ जी का जन्म होना था तो रावण ने कहा था कि सारे ग्रह एक शुभ जगह पे आ जाइए। तो उसमें चालाकी की थी बुद्ध और शनि ने, है ना। शनि ने अपनी जो दृष्टि थी वो टेढ़ी कर ली थी, है ना। और बुद्ध इसी के चलते बुद्ध का जो जेनाइटल्स है उसने काट दिया था, इसलिए बुद्ध को कौन सा ग्रह कहा? बुद्ध के जन्म का कारण बताओ। अच्छा, जन्म का कारण है, पता है नहीं? चल तुम बताओ, ये बताएगी, इसका रिकॉर्डिंग करो। बृहस्पति की पत्नी, हाँ, और चंद्रमा का संबंध, संबंध एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर था। और इसमें बुद्ध पैदा हुए, तो बुद्ध से बृहस्पति भी नाराज है। अब देखो, चंद्र दोनों नाराज। बुद्ध का जन्म हुआ था, चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी से संबंध बनाए थे। बृहस्पति की पत्नी से संबंध बना के जो बच्चे का जन्म हुआ था वो चंद्रमा था, वो बुद्ध था। इसीलिए बुद्ध को 2 ग्रहों से थोड़ी एलर्जी है। बुद्ध को बृहस्पति से भी एलर्जी है और बुद्ध को एलर्जी चंद्र से भी है। इसीलिए मेरे जीवन में अगर गौर करो, मैं कभी जो है सामाजिक बातों को ज्यादा सम्मान नहीं देता। बृहस्पति सामाजिक है, और दूसरी तरफ मैं इमोशन को भी बहुत सम्मान नहीं देता, क्योंकि मैं थोड़ा नाराज हूं इनसे कि ये दोनों कूद फांद गए और मेरा जन्म कारण बन गया है। थोड़ा अपने अपने लंगोट के पक्के हो जाते तो हम ना आते, हम अपने मुक्त रहते। अब हम साले आ गए तो हमें मुक्त होना पड़ रहा। तो कहानियां हैं, लेकिन कहानियों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि कहानी के माध्यम से समझा जा सके कि ग्रहों के भी आपस में क्यों झंझट हो गए। तो ये जो रीजन है वो बुद्ध के। अच्छा, इसीलिए बुद्ध के पास 2 चीजें भी हैं, क्योंकि बुद्ध जो थे वो बृहस्पति की पत्नी और चंद्र से जन्मे। इसलिए बुद्ध के कैरेक्टर में चंद्रमा की तरह, जब चंद्रमा को अगर समझना हो तो चंद्रमा का मतलब कृष्ण, पूरे कृष्ण चंद्रमा है, तो कृष्ण का कैरेक्टर आ गया भाई, कृष्ण का कैरेक्टर भी आ गया। और दूसरी तरफ बृहस्पति की पत्नी, तो बृहस्पति की क्योंकि जब कोई पत्नी हो गई तो वो पत्नी को बृहस्पति के ही उसमें प्रभाव क्षेत्र में माना जाएगा, तो बृहस्पति का ज्ञान भी आ गया।
बृहस्पति की सामाजिकता भी आ गई, तो मेरे अंदर है सामाजिकता भी, है चंद्र का जो है वो मस्तीपन भी, और उन दोनों के कॉम्बो के बावजूद मुझे उन दोनों से एलर्जी भी है। सखा जी, आप अपनी सारी बातें पब्लिकली बोलते हैं। हाँ। आप डेट ऑफ बर्थ और समय भी अपना पब्लिकली? बिल्कुल, मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर एग्जैक्ट बनाना हो तो 9 सितंबर 1973। मैं लिखना चाहता लिख, अभी बोल रहे, फिर वीडियो देख के लिख लेना, बाद में लिख लेना भाई, अभी तो बोल लेने दे। 9 सितंबर 1973 मॉर्निंग, मतलब 1:23 AM पे मेरा जन्म हुआ, नाइट में, मॉर्निंग। यस। लेकिन मेरा जन्म 8 तारीख को इसलिए मनाते हैं क्योंकि पुराने समय के अनुसार वो का रात को बच्चा पैदा तो वो कल ही माना जाता था, तो 8 तारीख ही मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। असलियत में मेरा जन्मदिन 9 तारीख को है, मतलब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। बर्थ प्लेस शाहजहांपुर है मेरा, यूपी में शाहजहांपुर, तो ये बर्थ प्लेस है। निश्चित ही सब लोग अपने कुंडली बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो केजी का विद्यार्थी हूँ गुरुजी। नहीं, गुरुजी नहीं बोलना। सुधार करो, सबसे पहले गुरुजी को सुधारो। गुरुजी पे सुधार करो। केजी के ही हो, इसीलिए बताया कि मैं सखा हूं, मित्रवत, मुझसे मित्रवत बात करो। इतनी मस्ती से कोई बात नहीं करता। तो ये जो चीजें हैं इस वजह से हैं। स्वामी जी आप कुछ कह रहे थे, आपका कुछ बीच में आ रहा था। कंप्लीट कर लो। हो गया बस कंप्लीट। नहीं, मेरा वो लास्ट वाला ही था, लेकिन शायद उस टाइम वो पूछने का मेरा अंदाज गलत था। कभी ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि किसी एक व्यक्ति में बहुत सारी क्वालिटीज होती है। बिल्कुल, वो ध्यानी भी होता है, ज्ञानी भी होता है, स्पोर्ट्समैन भी होता है, प्यार में भी होता है, बहुत सारी क्वालिटीज होती है। लेकिन उस हर किसी को तो अभी ये ज्योतिष का ज्ञान है नहीं। बिल्कुल। तो मैंने अक्सर देखा है कि जिनके पास बहुत सारी क्वालिटीज है तो किसी एक क्वालिटी को पूर्णता को नहीं जाते Except, बिल्कुल। मैंने जो अपने लाइफ में देखा है, लाइफ टाइम में, तो ओशो है, सचिन तेंदुलकर है, कि उसके पास नेम है, फेम है, पैसा है, बट वो उसने उसका लाइन नहीं छोड़ा कभी। लता मंगेशकर है कि सब होने के बावजूद वो बस उसी में लगे रहे। तो ऐसा बहुत कम होता है। तो उनको पता, तो ओशो की तो बात अलग है, लेकिन सचिन तेंदुलकर है। और अभी समझो, अभी मेरा 59 एज है, अभी मुझे पता चल भी गया तो उर्वरित दिनों में मैं उस तरफ बढ़ने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी जो बच्चा है 20 साल का, 25 साल का, जिसको इसका कोई नॉलेज नहीं है, तो उसका हालत तो वही होगा ना जो बिल्कुल यही है। यही गेम है। गेम तो कठिन बनाया गया ना, गेम कोई आसान तो है नहीं। परमात्मा ने गेम बनाया, ये तो कैंडी क्रश से भी कठिन है। तो बात ये है कि गेम की कठिनता में उसने 2 ऑप्शन रखे हैं। इस गेम की कठिन परिस्थितियों में भी 2 ऑप्शन ऐसे हैं, 2 कंडीशंस ऐसी हैं कि वो अक्सर बीच बीच में वो भी पैदा करता रहता है, और वो कंडीशन बार बार आदमी को आत्मचिंतन की तरफ मजबूर करती हैं। और वो कंडीशन में एक कंडीशन है कि जीवन की व्यर्थता का अनुभव होना। जैसे कि आप बार बार खा रहे हैं तो एक दिन लगता है ये क्या है, साला खाने के लिए पैदा हुए हैं, साला जिंदगी भर खाना है। मतलब एक क्वेश्चन आता है अपने ऊपर, व्यर्थता का पता लगता है। और दूसरा होता है निराशा, दूसरा होता है पीड़ा, कि आप एक काम करते हैं, बार बार आपको पीड़ा मिलती है। तो पीड़ा और व्यर्थता ये 2 ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं कि जब आदमी सोचता है अपने ऊपर, और ये होती कब हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा जो एक बात पे जोर देता हूं कि सत्य बोलो, प्रेम करो, सत्य बोलो, यही अपराध करने योग्य हैं। उस पे ये बोलता हूं कि जब आप किसी भी चीज में सत्य बोलते हैं और 100% आप उसमें शामिल होते हैं, तो आपको व्यर्थता का जल्दी अनुभव होता है। आपको लोग धोखा देंगे, आपको बहुत गहरे अनुभव कराएंगे। और यदि आप खुद ही झूठे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के साथ पूरा 100% फेथफुल नहीं हूं उसके लिए, और वो मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं ऐसे ही सोचूंगा यार मैं भी तो कुछ दे ही रहा था उसको धोखा, तो छोड़ो यार उसने दिया, बात जो है वो आई गई हो जाएगी। लेकिन जब मैंने 100%
ईमानदारी रखी, तब जब धोखा मिलेगा तो वो मुझे अंदर तक हिलाएगा, और जो अंदर तक हिलाएगा वो मुझे ज्यादा आत्म केंद्रित करेगा। तो जीवन के खेल में भले कोई बच्चा है, अभी उसे पता नहीं, लेकिन अगर आप उसे एक सत्य का ही अनुसरण करना सिखाएं, जो कि समाज भी कहता है कि सत्य बोलो, ईमानदार रहो, और किसी भी काम में 100% रहो, ये समाज कहता है, ये तो मैं भी कह रहा हूं, समाज भी कहता है, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। जो ऐसा करते नहीं है वो थकते भी नहीं है, वो पूरी जिंदगी करते रहते हैं, वो उनका ना तो पूरी थकान आती, ना पूरी समझ आती, ना व्यर्थता को जानते हैं, और उनकी जिंदगी लगातार चलती रहती है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो आप जैसे अगर क्रिकेटर की बात करें, या हम ओशो की बात कर लें, मेरी बात कर लें, या किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात कर लें जो अपना ट्रैक नहीं छोड़ता, तो इनके लिए एक चीज कुंडली में और देखनी जरूरी होती है, और वो होती है सूर्य की स्थिति। यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है, सूर्य खुद में आत्मा है, जैसे एक तो आत्मा है आपके ग्रहों में, और एक आत्मा सूर्य खुद भी है, तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब वो आपको प्रकाश देता रहेगा, आपको ज्यादा लगाता रहेगा, अपने जो भी कामों में पूरी मतलब ऊर्जा के साथ लगाएगा। तो जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, या मोदी मान लीजिए, मैं क्यों बात करूं, शाहरुख खान को कह सकते हैं, अंबानी को कह सकते हैं, ये लोग जो है ना, इनके संबंध में ज्योतिष ऐसे बोलता है, ज्योतिष कहता है किसी व्यक्ति के गुरु बनने के लिए उसका बृहस्पति अच्छा होना आवश्यक है, लेकिन बृहस्पति गुरु का ज्ञान तो दे सकता है, लेकिन गुरु की तरह स्थापित कराने के लिए उसको राहु का अच्छा होना और सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। राहु अच्छा होगा तो समाज में स्थापित कराएगा, और सूर्य अच्छा होगा तो आत्मा में स्थापित कराएगा। तो क्रिकेटर के लिए भी यही, कि क्रिकेटर है, अब देखिए समाज में स्थापित क्यों, ये भी एक काम है। बात तो असल में राहु की भी नहीं है, बात तो सूर्य की है। सूर्य ईगो है, क्योंकि सूर्य चमकता है, सूर्य पब्लिक के लिए, और सूर्य ईगो भी है। आप समझो, ये यहां पे अहंकार बताया गया, ज्ञान भी, आत्मा भी यही है। तो सूर्य का एक लक्षण ईगो भी है। बस ईगो को स्वाभिमान की बात कह लें थोड़ी देर के लिए समझ के लिए, वरना ईगो को लोग बुरा मान जाएंगे। ईगो भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि ईगो ही यात्रा करवाता है, ईगो ही सब कुछ करवाता है। यहां जितने लोग बैठे हैं, यहां आ गए, वो भले कहें हम ईगो मारने आए, तो मारने तभी आए जब है ईगो, ना आते क्यों? तो ईगो ही यात्रा करवाता है, ईगो बहुत तरीके की चीजें करवाता है। तो कुंडली में अगर आपके सूर्य अच्छा, केवल सूर्य अच्छा है, और वो ग्रह अच्छा है जो कि आपका कोई भी और अच्छा हो, तो वहां पे काम केवल आत्मा पे होगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, रमेश कुमार बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति, लेकिन वो समाज में गुरु की तरह स्थापित नहीं हुए, क्योंकि उनका राहु अच्छा नहीं होगा, उनका केतु अच्छा होगा। राहु ने सपोर्ट ही नहीं ऐसा किया, तो वो अपने में रहे। लेकिन ओशो का अच्छा था राहु, 5वें घर में, सारे शिष्य उछल कूद मचा रहे थे, उनकी बातों का बड़ा प्रभाव आ रहा था, पूरी दुनिया इल्यूजन में जी रही है। अब वो गुरु जी बोल रहे हैं और सब इल्यूजन में और पढ़ रहे हैं, फटाफट भागे पड़े, जितने भी लोग भाग खड़े, उनने कहा ये ओशो कुछ अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो होती हैं, तो समाज में जो प्रभाव है वो भी एक तरीके से सूर्य देता है, और सूर्य ही आत्मा भी है। और जब वो प्रभाव देता है तो कहीं ना कहीं उसके संबंध की व्यर्थता भी सिद्ध कर देता है, और वो व्यर्थता सिद्ध होने के बाद आदमी अंतर यात्रा आसानी से करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। हाँ स्वामी जी। प्रभावित होना और प्रेम में होना क्या अंतर है? प्रभावित होना और प्रेम में होना, देखो प्रभावित तो किसी कारण से होगा, कोई व्यक्ति किसी कारण से प्रभावित हो सकता है, वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। और कोई व्यक्ति जो है वो बिना प्रभाव के ही प्रेम में हो सकता है, उसके लिए कोई कारण का होना जरूरी नहीं है। जैसे कोई मुझे कहे कि मैं इसलिए आपसे प्रेम करता हूं क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बोल शब्द रहा है कि प्रेम, लेकिन असल में वो मेरे बोलने की बातों से प्रभावित होकर मेरे पास आ रहा है। लेकिन फिर मैं अगर उससे प्रश्न पूछूं कि किसी दिन मैं बोलना बंद कर दूं तो क्या तुम रुकोगे मेरे पास?
तो फिर वो कहेगा अरे फिर क्या फायदा है, आप बोल ही नहीं रहे हो, आपने सारे वीडियो यूट्यूब से हटा दिए, सब हटा दिए, अब हम क्यों आपके पास रहें। तो वो चला जाएगा, क्योंकि वो किसी कारण से आया था। और प्रेमी जो है, प्रेमी अकारण आता है। प्रेमी का जो आने का कारण नहीं, ये नहीं होता कि वो आपके अंदर है। प्रेमी के खुद के अंदर वो तत्व होता है जो मैग्नेटिक फोर्स की तरह उसको लेके आता है, और उसका होना काफी है। अब जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, मैं आप सबके बीच बैठा बात कर रहा हूं, मैं एक अपनी पर्सनल बात ही बोल रहा हूं। मैंने अपनी पत्नी से एक बार प्रश्न किया था कि आप मेरी पत्नी हैं, आप मेरे साथ सोती हैं, क्यों सोती? उसने कहा क्योंकि आप मेरे पति हैं। तो मैंने कहा वो तो कोई और भी हो सकता था, पति तो कोई और भी हो सकता, तुम उसके साथ सो जाती भाई, तुम उसके साथ भी सो सकती थी। और इस बात का वो आंसर नहीं दे पाई। उसने कहा हाँ वो तो होता तो मैं उसके साथ सोती। तो फिर मैंने अपने अंदर से मेरे क्वेश्चन उठा कि फिर ये प्रेम कहाँ है? ये तो एक पदवी है मेरी पति की, जिसको उसका साथ मिल रहा, और मैं वहां से हिल गया क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए था। अब यही बात मैंने कल दिव्या से पूछी, थोड़ा दूसरे ढंग से पूछी, इसको अपोजिट कर दिया। मैंने कहा दिव्या, प्रेम तो तेरे अंदर है, प्रेम तो तेरे अंदर है, तू तो मेरे अलावा किसी से भी अगर प्रेम करती तो इतना ही करती जितना मुझे कर रही है, तो इसमें मेरी खासियत क्या है? अब इसका जवाब दिव्या ही देगी। दिव्या ने इसका जवाब दिया, आई एम सेटिस्फाइड। नहीं आप नहीं मुझे नहीं, आप ही बताओगे। मैंने जैसे बातें तो चली, तो फिर मैंने यही बोला अगर आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। देखो ये दिस इज द डिफरेंट थिंग। अब अगर सामान्यता कोई ये इसका जवाब ये कोई भी और दे सकता है, इसका जवाब सिर्फ यही देगा, वो कहेगा कि हाँ निश्चित ही मैं तो जिसको भी प्रेम करता उतना ही करता। ये बात अगर आप मुझसे पूछो कि आप दिव्या को प्रेम करते हो तो ये तो आपके अंदर है, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं तो सबको इतना ही कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, मैं सबको उतना ही करूँगा। तो ये एक जवाब होगा। लेकिन दिव्या का जवाब दिव्य था। इसने कहा कि अगर आप होते नहीं तो मैं ही नहीं होती। अब यहां पे बात बहुत अलग है। यहां पे बात वो आती है जो सोल, जिसको बोलते हैं ना सोलमेट वाली बात। वो कहते हैं पैदा ही हुए उसके लिए और किसी के लिए पैदा ही नहीं हुए। क्योंकि ये मुझे जब मिली थी तो ये ना तो मेरा फोटो देख के आई थी, क्योंकि भाई अगर किसी से प्रेम करोगे फोटो तो देखोगे, कम से कम नाम तो पता होना चाहिए, बंदा क्या करता है, क्या उम्र है, लड़का है कि लड़की है। फेसबुक का कोई भरोसा? फेसबुक पे मेरी आईडी का नाम गुमनाम है कोई, उस पे भी मेरा फोटो नहीं लगा हुआ, और ये बस एक आईडी देखती है और अंदर से कि बस यही तो ढूंढ रही थी, यही तो जाना है। ये बहुत अलग बात है। मतलब मैं फिर कह रहा हूं, दिव्या से मैंने क्वेश्चन वही किया जो ज्योति से किया था, और दुनिया में और कोई भी होता, मैं कह रहा हूं कि वो उस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाता जो दिव्या ने दिया। और दिव्या का ये आंसर किताब से नहीं आया है, ये आंसर किताब वाला आदमी नहीं दे सकता। किताब वाला आदमी तो यही कहेगा हाँ हाँ मैं तो भाई जिसे भी करता उतना ही करता है। मैं वही कह रहा हूं कि मैंने मतलब ज्योति से जो ईमानदारी से मैंने प्रश्न किया था वो मैंने बिल्कुल दिव्या से भी कर लिया। कल मेरे अंदर आ रहा था, मैंने कहा यार चलो पूछ ही लेते हैं, लेकिन इसने जो बात कही वो फिर अलग लेवल का था, तो कुछ बात ही नहीं रह गई फिर, मतलब मेरे अंदर कोई संदेह नहीं रह गया वाली बात है। क्योंकि अगर इसमें संदेह उठता तो तुरंत ही मेरा वो विश्वास आहत हो जाता, जो कि ज्योति के साथ हुआ था। वो यही कि भाई तू तो पति को प्रेम कर रही है ना, तू तो शशांक को तो कर ही नहीं रही। मैं कौन हूं, हु एम आई कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं क्यों हूं? और ऐसा नहीं, आप में से हर व्यक्ति जिसे प्रेम करता है अपनी डिग्निटी तो चाहता है, नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है कि आखिर मेरी वजह से होना चाहिए ना साला, कि मेरे नाम से कर लिया, मेरे पैसे से कर लिया, मेरे शरीर से कर लिया, आखिर क्यों इनसे हो रहा है? तो एक गाना है बहुत अच्छा सा, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। तो भले दिमाग को पता हो या ना पता हो,
तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। कल ही सुबह दिव्या ने मुझसे एक और बात कही थी और वो नियति के लिए थी। मैं ये बातें मैं पर्सनली हैं, मैं नहीं कहता कि इसे डालो, लेकिन बहुत गहरी बात है। दिव्या ने कहा नियति मुझे सिर्फ एक वजह से पसंद आती है। अब देखो, दिव्या को नियति एक वजह से पसंद आती, वो वजह समझो। दिव्या का ऐसा मानना है कि या तो मेरी मृत्यु, दिव्या की मृत्यु मेरी मृत्यु से पहले हो जाए, या तो दिव्या की मृत्यु मेरी मृत्यु से पहले हो जाए। और सच कहें स्वामी जी, मैं भी यही चाहता हूं, मैं भी यही चाहता हूं, ये पहले मर जाए, क्योंकि ये वो पीड़ा नहीं झेल पाएगी, मैं पहले ही मर जाए अंदर से, मैं अगर मेरी बात करूं। लेकिन फिर भी सेकंड बात यह है कि अगर मेरी मृत्यु पहले हो गई तो दिव्या का ऐसा हमेशा से एक जिद है, इस बारे में वो सुनती नहीं किसी की, उसकी एक जिद है कि मुझे सती होना है, फिर मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं। जैसे हम लोग जब ये बना रहे थे सब, ये कंपनी और ये सब जब कमा रहे थे, तो हम लोगों के अंदर एक बात आती थी कि हम लोग अपना ये हैं, अगर हम मर गए तो ये किसके लिए है। तो दिव्या ने एक चीज हमेशा से कही कि भाड़ में गया, मेरे मरने के बाद क्या होगा, मुझे क्या सोचना, हम कर रहे हैं, हम तो आपके लिए कर रहे हैं, आप रहोगे तो आप सोचो क्या करना है, लेकिन मैं तो आपके बात को सोच ही नहीं पाती। तो दिव्या कहती है कि मुझे जितने भी लोगों से मैंने ये बात कही कि मुझे ऐसा करना है, तो सब लोग ना ना गलत बात, ऐसा थोड़ी ना होता है, आत्मा भी अपनी कोई चीज होती है, अपनी आत्मा का निर्माण करो, ज्यादातर यही जवाब है। लेकिन अगर कोई दो लोगों की आत्मा ही एक हो तो फिर क्या उसमें तो दिव्या ने कहा नियति इसलिए पसंद है कि जब ये नियति को कहती है कि नियति मुझे ऐसा करना है, तो नियति कहती है भाई देख, मुझे बता देना, मैं तेरा इंतजाम करवा दूंगी कि उसमें कैसे बैठाना है, कैसे आग आग लगनी है, तो वो ऐसे करती है। तो दिव्या कहती मुझे इसलिए पसंद आती है कि ये मेरे विजन के साथ, मेरी कॉन्शियस के साथ छेड़खानी नहीं करती। ज्यादातर दोस्त हमारी कॉन्शियस के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, बोलते दोस्त हैं, तो वो छेड़खानी नहीं करती। और ये समझने वाली बात है, मित्र का अर्थ नहीं है जो तुम्हें जबरदस्ती बदलने का प्रयास करे। मित्र का है कि उसे पता लग जाए कि दिस इज कॉन्शियस, तो वो उसको सपोर्ट करने का काम करे, फिर वो चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। ये बड़ी अलग बात है। सहयोगी होना किसी की यात्रा में, और किसी की यात्रा को जबरदस्ती बदल के हम सत्य पिलवा के ही रहेंगे, तुम्हें साला तुम्हें मोक्ष चाहिए ही चाहिए, ये क्या बात हुई, किसी को नहीं चाहिए, जबरदस्ती दिलवाओगे, जबरदस्ती नहीं दिलवाओगे। तो वो थोड़ा सा बात है कि उनको खुदा मिले है, खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। अगर ये जज्बा है तो कौन रोकता है तुम्हें दिलदार से मिलने को, ना मिले खुदा, तो ये होना चाहिए। तो स्वामी जी ने जो बात कही उसका जवाब ये है कि एक तो आपको आकर्षण हो सकता है और एक आपको प्रेम हो सकता है। एक आप किसी कारण से किसी से जुड़ सकते हैं और एक आप अकारण किसी से जुड़ सकते हैं। इतना है अंतर है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप अपना विश्लेषण कर लीजिए, आप ओशो से क्यों जुड़े, आप सखा से क्यों जुड़े, आप लिस्ट बनाइए और उसमें टिक मारते जाइए। जैसे मैं हूं और मेरे जुड़ने का कारण है, देखो स्वामी जी बहुत तीखी बात बोल रहा हूं और आपकी तरफ इंगित करके बोल रहा हूं, बाकी लोग हैं क्योंकि आप बहुत समय से जुड़े हैं यहाँ बैठे। आपसे जुड़ने का कारण ना तो मेरा ज्ञान है कि आपके पास इतना ज्ञान है कि मैं जुड़ा हुआ, ना ही मेरे जुड़ने का कारण यह है कि आप कोई धन दे रहे हैं, ना ही मेरे जुड़ने का कारण कोई लालच है। इतने दिन में आपको कभी लालच नहीं लगा होगा, सिर्फ जुड़ाव है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, बस इतनी सी बात है। मेरे पास कोई स्त्री आ रही है तो कोई स्त्री ये नहीं कह सकती कि वो स्त्री सुंदर है इसलिए मैं उसके प्रेम में, बहुत सुंदरता देख ली, बहुत शरीर देख लिए, बहुत सेक्स देख लिया, ये कारण तो नहीं है। ना ही किसी के धन के लिए आकर्षित होता हूं, ना ही कोई इतनी ज्ञानी है जो मुझे सेटिस्फाई कर सके, ना ही कोई ऐसे खास चीज है जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। तो मेरे सारे संबंध इस पृथ्वी पे जितने भी लोगों से हैं वो किसी कारण से नहीं है, किसी भी कारण से नहीं है।
इसीलिए मैं कहता हूं मैं पूरी समष्टि के प्रेम में हूं, और उसकी जो योग्यता है, हां क्योंकि प्रेम में तो हूं अकारण, लेकिन फिर उसकी योग्यता है जिसके अनुरूप मैं उसका योग काम करता हूं। जैसे रूह का उपयोगिता है, रूह समझ अच्छी है, ऑफिस संभाल सकती है, मैंने कहा बेटा तुम ऑफिस देख लो। दिव्या संभाल सकती है मतलब और चीजों को, तो उसको वो दे दिया। नियति किचन के संबंध में समझ रखती, उसको वो दे दी। तो जैसी जिसकी योग्यता वैसे उसको कार्य, लेकिन जुड़ाव का कारण योग्यता नहीं है। ये नहीं है कि मैं रूह से इसलिए जुड़ा कि ये ऑफिस अच्छा संभाल लेगा, मैं तो जानता ही नहीं था कुछ, तो कुछ भी नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आता है मैं किसी कारण से जुड़ा, लेकिन उसके बाद जब जुड़ ही गए हैं फिर योग्यता देख लेते हैं। तो वही बात कि जब तक शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो कुछ काम करना है इसलिए करना है, और लेके प्रभु का नाम करना। कभी किसी को मैंने ये नहीं कहा कि किसी को ठगने का काम करना है, कोई अपराध का काम करना है, ये सब नहीं। हाँ काम करना। अच्छा स्वामी जी, जैसे मतलब आज से 10 साल पहले जो ओशो सन्यासी थे, आप भी थे, और भी ओशो सन्यासी बहुत देखे थे। तो मेरे जुड़ाव का जो कारण है मैं बता रहा, मेरे जुड़ाव का कारण तो इतना ही था कि मैंने बहुत सन्यासी देखे थे, खुद भी मैं सन्यासी था, वो था, पढ़ भी खूब रखा था, ध्यान भी खूब रखे थे। लेकिन मुझे ऐसा नजर आया था हमने कि भाई ये जो है बहुत सन्यासियों से, मेरे से तो थे ही, लेकिन मैंने देखा बहुत सन्यासियों से ये व्यक्ति बहुत आगे है। और वो सन्यासी होने के नाते, एक आध्यात्मिक होने के नाते मेरा आपसे जुड़ा हो गया, मेरा तो कारण ही था। हाँ बिल्कुल आपका कारण है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका भी अकारण होगा, मैं फिर कह रहा हूं कि आपका अकारण होगा, लेकिन सॉरी आपका कारण हो सकता है, लेकिन मेरा अकारण था, मुझे अकारण ही था, मुझे अकारण था। लेकिन आपकी योग्यता जो थी वो बाद में बहुत अच्छी लगी। वो योग्यता थी कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, हर एक का मैंने भला सोचते देखा, मतलब 50 बार आपने एक एक आदमी का भला सोचा जो बुरा भी कर गया आपका। तो ये बातें मुझे अच्छी लगी, वो आपकी योग्यता है। आज भी अगर मैं आपको कुछ सौंपूंगा काम तो वही सौंपूंगा, और तो कुछ सौंपता नहीं। और गजब की बात देखो स्वामी जी, आपको मैंने कभी कोई भी ऐसा काम नहीं सौंपा जो काम करने में आपको दिक्कत हो। आपको वो विचारधारा मैंने यही तो सौंपा, लोग आए उनको घुमाओ, आश्रम दिखाओ, वो आप करो। हाँ हाँ। और स्वामी जी अगर शास्त्रों के अनुसार बात करें तो यहाँ जो भी कुंडली को जानते हैं उनके अनुसार बृहस्पति को काम करना पसंद ही नहीं है। बृहस्पति काम कर ही नहीं सकते, बृहस्पति को सिर्फ बकवक करवा लो। हाँ वो वही वाला है आपका, तो मैं आपको भी वही चीजें देता हूँ कि ये कर लो आप। तो इतनी सी बस स्वामी जी, और कुछ भी है? ध्यान की डेली लाइफ में शुरुआत कैसे की जाए? अरे भाई कौन है, कौन ध्यानी? ध्यान का ज्योतिषीय क्या महत्व है? कौन है यार, किसका प्रश्न है? स्वामी जी से मिलो, स्वामी जी कल इन्हें 5 ध्यान करवाओ, डायनेमिक से शुरू करो, शाम तक लेके जाओ। बेटे दैनिक जीवन में ध्यान दैनिक जीवन के कार्य ही हैं, और क्या करोगे? अब ऐसा तो है नहीं कि तुम कस्टमर तुम्हारे दुकान क्या करते हो तुम? मैं फैकल्टी मेंबर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ IIT JEE और नीट के। ठीक है, अब तुम ये तो कहोगे नहीं कि सुनो बच्चों, मतलब आप कुछ बोलते बोलते ओम, ऐसा तो करोगे नहीं, बोलोगे ना, अपना काम ही करोगे। जो कर रहे हो उसको पूर्णता से करना ही ध्यान है, बस इतनी सी ही बात, इतना सा ही खेल है। किसी भी काम को पूर्णता से करते रहो, वो ध्यान ही है और कुछ है ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब के पास होगा कुछ मसाला, बाकी अलग से कुछ बेटा करने की जरूरत नहीं है। खाली वक्त हो जब तुम्हें लगे कि अब ना तो इस समय हमें लेक्चर देना है ना कुछ और करना है, उस वक्त आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि ऊर्जा सेविंग भी तो करनी होती है, और नींद भी नहीं आ रही है, बिस्तर भी नहीं है, नहीं मैं जो कह रहा हूँ थकान के कारण नहीं करो, आप अपना काम करो। काम के बाद जब खाली वक्त बैठ जाओ, देखो कर्म के संबंध में एक बात जान लो, जैसे मैंने एक बार लिखा था कि मैं कर्म हूं, मोक्ष में भी विश्राम नहीं पाता हूं, और अगर कर्म कभी रुक जाए तो मैं बहुत थक जाता हूं।
तो उसमें लिखा था अंत में कि जब मैं चल नहीं पाता हूं, बहुत थक जाता हूं। आपने कभी देखा जब तक काम होता है तब तक थकान नहीं होती? उसके बाद तो कार्मिक हो तो कर्म पूरा करो, और जिस समय कर्म का वक्त ना हो उस वक्त आंख बंद करके बैठ जाओ, बस। सो सिंपल। कभी मैं किसी कल्ट से या गुरुजी से किसी से जुड़ा नहीं सका जी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। हाँ, बहुत बढ़िया बात की तुमने, नहीं जुड़े। तुम अभी पहली बार ही आए हो, बहुत बढ़िया है। अब हम तुम्हें सही कर देंगे, वरना यार 2 काम करने पड़ते हैं साला। पहले कोई आए तो उसका झाड़ो, फिर उसके बाद जी जी हाँ। क्या। एक्चुअल में क्या है, मेरे पिताजी ज्योतिष के काफी अच्छे विद्यार्थी वो अपने आप को बोलते हैं, और वो प्रोफेसर रहे हैं। उनका करीब 37 ईयर का एक्सपीरियंस है ज्योतिष में। वाह जी। और उन्होंने अभी पिछले 1 साल में मैं उनको थोड़ा अपडेट किया है। वो बहुत क्लासिकल वे में करते हैं, पुराने ख्यालात से ज्योतिष करते हैं। तो उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ 2023 में जो इलेक्शन हुई, तो उनकी सारी भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं। और वो देश के बड़े बड़े सेमिनारों में जाते हैं ज्योतिष के, तो कोई भी विद्वान को वो कहते कभी भी आप साक्षात्कार कर सकते हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो मैंने कहा पिताजी से, मैं तो पढ़ा रहा था कि मैं क्या ध्यान में जाऊं, तो बोले चला जा, तेरी मर्जी, मुझे काय को बता। तो मैं आ गया। मैंने आपका वीडियो देखा, मैंने 23 का एनरोलमेंट कर रखा था, रजिस्ट्रेशन। उस दिन नहीं आ पाया, फिर मैंने नीलेश भैया को कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसा है कि अगर आ सकता हूँ आगे। बोले कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हो। चलिए, तो देखिए ठीक है। अब आपके घर में आपके पिता विद्वान हैं इतने, और निश्चित ही वो आपको सलाह दे सकते थे, लेकिन उनकी विद्वानता है ये कि उन्होंने आपको अपनी सलाह नहीं दी, क्योंकि वो उन्होंने आपके अंदर देखा होगा कि अपनी मौत से चलने दो। वो कभी सलाह देते ही नहीं। बहुत यही असली बात यही है कि ज्ञानी जो है उसकी सलाहें एक सी नहीं होंगी, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होंगी। वो ऐसा नहीं है सलाह नहीं देते होंगे, वो उनको देते होंगे जो सलाह मांगने आते होंगे, और दूसरे किसी को सलाह कुछ देते होंगे, किसी को कुछ देते होंगे। सबको एक ही लकड़ी से नहीं हाँकते। ज्योतिष यही करेगा। ज्योतिष के अतिरिक्त जितने भी गुरु होंगे उन सालों के पास एक ही सलाह होगी। आप चले जाओ गोयनका के पास, वो विपस नहीं कराएंगे। आप चले जाओ ओशो के पास, वो पहले साले ओशो वाले सब तुम्हें डायनेमिक करवा डालेंगे। लेकिन ज्योतिष में ही ये टैलेंट है कि व्यक्ति के अनुरूप ही उसे सौंपना चाहिए। ये ज्योतिष का ही टैलेंट है, तुम्हारे पिता का बिल्कुल सही टैलेंट है। खैर कोई बात नहीं, अब ज्योतिष में तुम्हें भी इंटरेस्ट आएगा। मैं तो कहूँ अपने पिता के हुनर को और आगे बढ़ाओ, सीखो उनसे, है ना। लेकिन ज्योतिष की एक और फॉर्म है, उसमें ध्यान गहराई लाता है, वो भी बात कर लेते हैं। ज्योतिष को कोई भी 100% इसलिए नहीं जान सकता क्योंकि ज्योतिष को समझने के लिए 2 तरीके की आई चाहिए, राहु का और केतु का मेल चाहिए। तो या तो उसको आप जो हैं कैलकुलेशन अच्छा करो, और या आप इंट्यूशंस आपके अच्छे हों। तो दोनों चीजें कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि जो कैलकुलेशन अच्छा कर सकता है वो इंट्यूशंस उसका खराब हो जाता है, और जिसके इंट्यूशंस अच्छे होते हैं उसकी कैलकुलेशन खराब हो जाती है। मेरे पिताजी जो सखा जी बोलते हैं कि ज्योतिष बेटा इतना वास्ट है, हाँ, आप कभी पूरा नहीं जान सकते। हो ही नहीं सकते। मैं खुद वही कह रहा हूँ। दूसरा वो कहते, वो तो कभी यूट्यूब ये सब देखते नहीं। अभी मैं कुछ दिन से उनको दिखाने लगा तो वो कहते हैं कि क्या ये यूट्यूब पे तो एकदम बाढ़ सी आ गई है ज्योतिष की, कोई भी कुछ बोल जाता बिल्कुल, है। वो भी गंद मचा रखा बहुत गंद मचा रखा है। वो भी अभी मैं बोल रहा था, नीचे किसी को बात कर रहा था, मैंने कहा था कि अभी शनि ग्रह जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। मई में 13 मई को शनि जो है वो ट्रांजिट होके दूसरे उसमें चला जाएगा। तब उसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इस समय काम कर रहे हैं, जो कि लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, 2-2 मिनट के वीडियो डाल के लोगों को भटका रहे हैं, ये सब मर जाएंगे। क्योंकि शनि जब अपनी ताकत में आएगा वो कहेगा ये नहीं, जो अनुभवी हैं, जिनके पास जीवन के अनुभव हैं, उनकी बातें लोग सुनेंगे। लोग लंबे लंबे वीडियो देखना पसंद करेंगे। अब वो शॉर्ट फिल्म वाला जमाना खत्म हो जाएगा। तुम देखना, मात्र 6-7 महीने बाद लोगों को लगने लगेगा ये रील हटाओ यार, लंबे वीडियो देखो। ये माइंड चेंज होगा, पूरे नेचर में होगा ये। शनि न्याय का वो बिल्कुल, न्याय के साथ धैर्य भी है।
शनि पेशेंस है, शनि धीरे धीरे करता है, तो शनि की वो शक्ति अब काम करेगी आके, क्योंकि शनि जो है वो कर्म भाव में आ रहा, वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा मक्कारी। अभी 21 को एक गाजियाबाद में अखिल भारतीय सेमिनार था, तो एक टेलीविजन के बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मुझे पता है, लेकिन मैं व्यर्थ की चर्चाओं में नहीं जाऊंगा। सबके अपने अपने, देखो ज्योतिष इतना ब्रॉड है कि किसी को अच्छा बुरा कहना मेरे बस में नहीं। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर कोई ये कहे कि ज्योतिष में सब जान गया, तो समझ लो कुछ नहीं जाना। सीधी सी बात, जो ये कहे कि सब जान गया, वो समझ लो भी ABCD नहीं जान गया। और जो ये कहे उसे कुछ नहीं आता, वो भी अभी कुछ नहीं जाना। तो इसलिए भाई जो धर्म जगत में गलती करते हैं ना कि उसे कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये भाई मैं गलती नहीं करूंगा। भाई हो सकता है एक बच्चा बहुत कुछ जानता हो, मैं तो कभी, बहुत से लोग बोलते हैं सन्यासी एक, मैं कहता हूँ ठीक है, वो अपना ज्ञान उनका है। मैंने अभी मांसाहार पे एक वीडियो पढ़ा, अब लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे मैं मांसाहार के फेवर में हूं। ना तो मैं फेवर में हूं, ना मैं विरोध में हूं, मैं न्यूट्रल हूं, क्योंकि सबके अपने अनुभव हो सकते हैं। और मैं कभी किसी, कोई ये कहे कि मैं तो नहीं खा सकता, तो मैं कभी नहीं कहूंगा तुम खाओ। और कोई कहेगा मैं खा सकता हूं, तो मैं कभी नहीं कहूंगा तुम मत खाओ। वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। जीवन में अच्छे बुरे से बढ़ के भी एक चीज होती है, और वो है, देखो अच्छे बुरे ने हमें पृथ्वी पे लोगों को खंड खंड किया, लेकिन अगर हम ये समझ बनाएं कि माई लाइफ माई चॉइस, योर लाइफ योर चॉइस, तो हमारी चॉइस जो है, अगर हमारी जिंदगी बनने लग जाए और हम एक ऐसा समाज निर्मित करें जहां अपनी चॉइस के तहत लोग चलें, तो अब ज्यादा अच्छा होगा कि अभी ज्यादा अच्छा? चॉइस की बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं, जो खाते हैं वो उनका चॉइस है, जो नहीं खाते हैं उनका चॉइस है। क्यों लड़ाई करनी इसमें, क्यों इसमें इतना झंझट करना? यहां तो हिंसा पे उतारू हो गए। वो एक चुटकुला है बड़ा अच्छा सा कि एक व्यक्ति स्वर्ग गया, तो स्वर्ग पहुंचा तो स्वर्ग के गेट पे ही 10-12 लोग बंधे पड़े थे। तो बोला साला ये कैसा स्वर्ग है, यहां साले बंधे पड़े। वो तो थोड़ा चिंतित हुआ कि साला नरक में तो नहीं आ गए। तो उसने पूछा, उसने कहा भाई स्वर्ग ही है? उसने कहा हाँ स्वर्ग है। उसने कहा ये बंधे क्यों पड़े हैं? बोले ये साले नरक जाना चाहते थे, तो सालों को बांध के डाल दिया। ये कोई बात हुई कि तुम नरक जाओगे? तो मैं कहता हूं जो स्वर्ग में तुम्हें नरक जाने की परमिशन नहीं है, वो स्वर्ग भी नहीं हो सकता। जिस नरक में, मतलब जिस स्वर्ग में तुम्हें नरक जाने की परमिशन नहीं, वो स्वर्ग कैसे हो गया? स्वर्ग तो ऐसा होता है जो कहे तू चाहे तो कुछ भी कर भाई, तेरी मौज। अगर तू चाहे तो तू हथकड़ियों में बैठ जा। जब परमात्मा ने जेल भी बनाई, पहरेदार भी बनाए, अपराधी भी बनाए, सब कुछ उसने बनाया। अगर उसको सब खेल सही करना था पहले ही कर देता। उसने सब कुछ खेल दिया, आप अपने अपने खेलो। कुछ लोग होंगे, देखो रावण है, वो एक जगह बड़ा गलत है कि वो उसने जो भी किया, लेकिन वही रावण की और भी तो कहानियां हैं। उसी रावण की ये भी तो कहानियां हैं कि जिसमें वो ज्ञानी है और आखिर में लक्ष्मण उससे ज्ञान लेते हैं। उस कहानी में वो भी कहानी है जिसमें वो सीता को उसने कुछ बचाया भी था कहीं पे। लक्ष्मण ज्ञान लेने गए थे। हाँ, मतलब और भी कई कहानियां हैं उसने, मतलब कई जगह वो ऐसे रोल कर रहा है जो कि दूसरे कोई नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन की अपनी एक उपयोगिता है। जैसे मैंने कहा ना, मैं अपने बुध ग्रह को तो टॉप पे ले जाऊं और बाकी ग्रहों को पड़ा रहने दूं, तो ये मेरी अपनी यात्रा है ना कि मैं अपने बुध को टॉप पे ले जाऊं, बाकी को पड़ा रहने दूं। आपकी अपनी यात्रा है कि आप किसी एक ग्रह को टॉप पे ले जाओ, बाकी पड़ा रहने दो। अब हम ये तो नहीं कहेंगे तूने वो क्यों पड़ा रहने दिया। भाई हमें गेम से बाहर निकलना है। हर आदमी को गेम खेल के एक दिन मुक्ति पानी है। तो परमात्मा के इस गेम को हर आदमी अपने हिसाब से खेलेगा। कोई सात्विक होके खेलेगा, कोई पाशविक होके खेलेगा। कोई आदमी सत्य कर्म करेगा और एक दिन थक जाएगा, कहेगा भाड़ में गया, मैं सत्य नहीं करना। और कोई आदमी बुरे कर्म इतने करेगा, कहेगा भाड़ में गया, मुझे बुरे कर्म नहीं करना। तो दोनों ही कर्म तुम्हें थका सकते हैं। तो इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हर एक का अपना अपना जज्बा। तो मैं समझता हूं कि कोई भी ज्योतिष अगर कुछ भी कहे वो उसके अनुभव है, हम क्यों उसमें झंझट कर। हम तो एक ही बात जानते हैं
कोई कुछ कह रहा है, आपको लगता है सही गलत है, तो प्रयोग करके देख लो, उसकी बात पे प्रयोग करो, आपको पता लग जाएगा। हाँ जी स्वामी जी, आप आगे आए थे। मैं मेरे मन की स्थिति बयान करना चाहता हूँ। मुझे अब यहाँ आकर लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं। शुरू में 2-4 दिन नया नवेलापन था, अब यहाँ घुल मिल गया हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि खाली बैठा हूँ। और अब तक की जिंदगी में मैंने काम के सिवा दूसरा कुछ किया ही नहीं। अकेला भी कभी रहा नहीं, ना व्यवसाय में ना सफर में, हमेशा दोस्त या फैमिली के साथ समय गुजरा है मेरा। यहाँ नए लोग मिल जरूर गए हैं, लेकिन अब घर की याद सताने लगी है। मेरा व्यवसाय सामने दिखाई देता है, कमाना छोड़कर निकम्मा बैठा हूँ ऐसा लग रहा है। थेरेपी चालू है और मुझे बेहतर भी लग रहा है, करके मेरा यहाँ रुकना सार्थक मालूम पड़ता है, वरना बगैर काम के और बगैर कुछ कमाए मेरा एक हफ्ता भी रुकना संभव नहीं था। बिल्कुल सही। क्या ऐसा ही होता है? क्या मैं साधक नहीं हूँ, सिर्फ संसारी हूँ? मेरी ये अवस्था क्यों है? क्यों है? समझें। जब मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस किया था तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि आपका राहु जो है वो प्रथम घर में है। तो राहु प्रथम घर में होने का मतलब है कि आप तो बिल्कुल हर समय आपको कुछ चाहिए, धन 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 चाहिए, दौलत चाहिए, दोस्त चाहिए, यार चाहिए, मस्ती चाहिए, ये चाहिए, इसके बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि आपका जो वो बैठा हुआ है 8वें घर में, मैंने एक ग्रह बताया था, मुझे इस समय एकदम याद नहीं आ रहा, शायद शनि बताया था, खैर जो भी था। तो मैंने कहा कि वो ग्रह जो है वो आपसे खोज करवाएगा, वो आपसे कुछ खोज करवाना चाहता है, क्योंकि वो केतु के घर में है। तो आपको शोध करनी है, और शोध भी मासेस के लिए करनी है। फिर समझिए, आपको एक शोध करना है, शोध मासेस के लिए करना है, क्योंकि राहु मासेस के लिए काम करेगा। लेकिन आप ये करोगे नहीं, आप ज्यादातर आपका दिमाग रहेगा पहले पैसा मिले फिर काम हो, पहले पैसा नहीं है तो कोई काम नहीं है। तो मैं आपसे कह ही चुका हूं, आपकी कुंडली चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। लेकिन आपको एक और बात बताता हूं, यहां आप आए हो, इत्तेफाक की बात है कि अगर आप मुझे मान के आए हो तो मानना सरेंडर होता है, किसी को भी मानना सरेंडर होता है। सरेंडर का अर्थ है कि अब मैंने अपने ग्रहों की योग्यता को थोड़ी देर के लिए विश्राम दिया, और आपकी जो योग्यता है उसमें मैं आशीर्वाद के लिए आया। यानी कि आपकी ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होगा, मेरी ऊर्जा का प्रभाव उस समय मैंने शांत रख दिया। और आप देखो, मैं खुद एक खोजी व्यक्ति हूं, मैं खुद एक शोधी व्यक्ति हूं, और मैं इस समय आपके उस शोध करने की क्षमता को बढ़ा रहा हूं। बल्कि अभी आपके जो बचे हुए दिन हैं उसमें मैं उसी चीज को और एक्टिवेट करूंगा। लेकिन मन की बेचैनी, राहु की बेचैनी है कि मुझे तो काम चाहिए, ये काम क्यों नहीं दे रहा। लेकिन आपको ज्योतिष के अनुसार एक और चीज बताता हूं, राहु एक्टिवेट करने के लिए आपको केतु के प्रयास करने पड़ेंगे, और केतु एक्टिवेट करने के लिए आपको राहु के प्रयास करने पड़ेंगे। ये समझो, अगर आप बहुत विश्राम करोगे तो काम के लिए मचल जाओगे, और बहुत काम करोगे तो विश्राम के लिए मचल जाओगे। विश्राम केतु है, काम राहु है। आपको इस समय जो विश्राम हो रहा है, ये काम मल्टीपल तरीके से करो, मतलब इतनी ऊर्जा से जाके काम करोगे जितना सोचा भी नहीं होगा, तो वो बैलेंस तो बराबर कर लेगा। लेकिन एक चीज आप जरूर लेके जाओगे यहां से, और वो चीज आपकी लाइफ में जरूरी है, क्योंकि मेरे पास आ ही गए हो तो अब सूर्य को तुमने बुला ही लिया, तो बच्चा तो तुम्हें हम देंगे, है ना। अब सूर्य को याद कर लिया, सूर्य क्या करेगा बेचारा, उसको तो देवताओं को याद कर रही, उसने पोस्ट डाली। आज उसी की पोस्ट से मुझे ये एक एग्जाम्पल मिला कि आप भगवान को तो बुलाओगे और भगवान आएंगे साथ में, वो दे के भी जाएंगे। तो आप आ ही गए हो तो मेरे पास जो है मैं वो दूंगा, और आपकी योग्यता के अनुरूप दूंगा। मैं आज आपके बारे में घोषणा कर रहा हूं, लिख के रख लीजिए, तारीख याद कर लो, समय याद कर लो, जीवन में रख लो लिख के। आपसे एक शोध होगा आपके क्षेत्र में, और निश्चित ही, क्योंकि अब आप डॉक्टर हो तो डॉक्टरी के क्षेत्र में आपसे खोज होगा, और वो खोज आपको धन भी बहुत देगा,
और वो खोज आपको सम्मान भी बहुत देगा, लेकिन वो शोध राहु नहीं कराएगा, वो कराएगा केतु। ये बात मैं दिल से कह रहा हूं आपके लिए, ये बात कोई कैलकुलेशन से भी नहीं कह रहा, ये बात मेरे दिल से निकल रही है। और ये बात तो मैंने शायद तब भी कह दी थी जब हमने आपकी कुंडली देखी भी इस ढंग से नहीं थी। पहले दिन मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ करो। वो केतु देख लेता है, केतु के पास कुंडली जरूरी नहीं है हो, केतु के अंदर कुछ चलता है ऐसे। ये है, इसकी कुंडली मैंने बाद में देखी, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ पहले ही बोलता था कि इसके साथ ये हो रहा है, वो दिख रहा था। तो ये जो चीजें होती हैं आपके लिए हैं। और रही बात ये दिल लगना ना लगना, मैं आपसे और कहूंगा, आप यहां पे बुद्धि कहेगी कि संबंध बना लो और दोस्त से दोस्ती ज्यादा गांठ लो और कुछ कर लो ताकि समय जो बचा हुआ है 8-10 दिन वो अच्छा व्यतीत हो जाए। लेकिन मैं आपसे दूसरा कहूंगा, आप अपने को और गहरे जाने दो। अब देखो यही है, आप और गहरा जाने दो। मैं कल से आपके और प्रयोग थोड़े और गहराई में ले जाऊंगा, आप और गहरा जाने दो। जितनी नीचे जाओगे उतने ऊपर जाओगे। स्प्रिंग जितनी जोर से दबेगी उतनी जोर से जंप मारेगी। आप जितना गहरा केतु की तरफ ड्रिल करोगे उतना ही आपका राहु और ज्यादा भड़क जाएगा। यही तरकीब है। जैसे मैं इतना काम करा तो मेरा केतु भड़क जाता है, केतु का विश्राम करो, हटाओ ये साला ओसो ओसो कुम। और अगर मैं बहुत विश्राम करने लगूं तो फिर निकल आता कुछ करो कुछ करो कुछ करो। अब ये मेरे ऊपर तय है कि मुझे किस वक्त क्या एक्टिव करना है, मैं अपनी जिंदगी को दिशा क्या दे रहा हूं। और आप वो चीजें जो हैं जीवन में महसूस करोगे, यहां से जाने के बाद महसूस होगा और आप खुद ही बोलोगे। और फिर वो बोलना तो अपना वीडियो भेज देना, मैं वीडियो डलवाऊंगा कि आप जाने के बाद महसूस करोगे कि इतना काम तो पहले भी मैं नहीं कर सकता था, कर रहा था जितना अब कर रहा हूं। और माइंड शोधी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, माइंड तुम्हारा शोधी ही हो जाएगा। वो हर समय यही सोचता रहेगा कि क्या मुझे करना है। हाँ, लेकिन मासेस के लिए, क्योंकि मासेस से धन आएगा, वो स्वभाव है राहु का, वो करेगा। तो आप अपने क्षेत्र में जो भी शोध करोगे वो आपके लिए अच्छी सिद्ध होगी। तो आप बचे हुए समय का उपयोग राहु को ना बढ़ा के केतु को ही पूरा होने दो, ड्रिलिंग और गहरी होने दो। जितना गहरा कुआं खोदोगे उतनी ज्यादा समय तक पानी पाओगे उसका। तो ये ड्रिलिंग का वक्त है, तो इसको होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कुछ रह गया हो किसी के दिल में भड़कता शोला तो निकाल लो, बुझा दें। सखा जी, जैसे 9 ग्रह हैं, नवग्रह में सबसे श्रेष्ठ ग्रह किसे कहा जा सकता है? जैसे एक टीम का कैप्टन होता है तो किसी ग्रह को किसी का वो ग्रह मैं बता रहा हूं, ये 5 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह हैं, यहां बैठे ये लोग श्रेष्ठ हैं। दिख रहा है मैं किसकी तरफ उंगली उठा रहा हूं? ये सारे बराबर ही हैं। तो यहां इतने श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सभी श्रेष्ठ हैं बेटा। अच्छा, देखो, कोई भी ग्रह ना श्रेष्ठ होता है ना श्रेष्ठ होता है। कोई भी ग्रह आपको टॉप पे भी ले जा सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है, और कोई भी ग्रह अकेला कुछ नहीं कर सकता। हर ग्रह को बर्बाद के लिए एक सपोर्टिव चाहिए, हर ग्रह को आबाद करने के लिए भी एक सपोर्टिव चाहिए। और हर ग्रह का, चाहे वो राहु ही क्यों ना हो, अंतिम उद्देश्य मोक्ष ही है। ये भी खासियत है। हर ग्रह धार्मिक है। और गजब की बात अगर धर्म की आएगी तो बुरे से बुरा ग्रह भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए रेमेडी बताता हूं, फ्री की रेमेडी। सबसे बड़ी रेमेडी जो है, सबसे बड़ी रेमेडी, कि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष में डूब गया है तो सारे ग्रह उसके लिए शांत हैं। जो व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध हो गया उस पर सारे ग्रह काम नहीं करते, वो खत्म। वो कहते हैं इसके लिए छोड़ दो, ये मुक्त हुआ। सबसे पहले मोक्ष। तो और उसमें भी मोक्ष में, जैसे अब मेरे में ही 2 बैठे हुए हैं, केतु बैठा और जरा शनि बैठा। उनने कहा इसके आगे तो भैया छोड़ो, इससे तो कुछ करना ही नहीं बात, कि ये तो खुद ही निपट लेता। मैं कई बार
परिस्थितियों के विपरीत भी काम करता हूँ, फाइनली वो आता रिजल्ट वही है जो आना चाहिए। लेकिन मैं जिद्दी टाइप का हूँ, लेकिन स्वीकार भी बहुत जल्दी करता हूँ चीज़ों को। दूसरी चीज़ जो है, दूसरा कंसेप्ट है, गुरु अगर तुम्हारा अच्छा है, गुरु के प्रति तुम्हें समर्पित हो, गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा पूरी है, वो तुम्हारा गुरु विचार हो सकता है, वो गुरु तुम्हारा पिता हो सकता है, वो गुरु तुम्हारा गुरु हो सकता है, वो गुरु तुम्हारे आदर्श हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके प्रति तुम 100% हो तो भी तुम्हारे बुरे ग्रह प्रभाव नहीं डालेंगे ज़्यादा, वो सपोर्ट कर देंगे। यानी कि दूसरे नंबर पे गुरु बचाता है। तीसरे नंबर पे आप सारे ग्रह खराब हों, आप सुबह के समय सूरज को जल देना शुरू करें, सूरज से आंख मिलाएं, सूरज को प्रणाम करें, सूरज को बेहतर करें, क्योंकि सूरज आत्मा है ग्रहों की, वो आपके बुरे से बुरे ग्रह को अच्छा करने लगता है। 3 रेमेडी हैं, चौथी रेमेडी और बता देता हूँ। चौथी रेमेडी चंद्र की है। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो माँ है। 9 ग्रह में चंद्रमा ही एक ऐसा है जिसकी किसी से कोई बुराई नहीं, जिसको कोई भी बुरा नहीं कहता। केवल चंद्रमा ही है जिसको कोई बुरा नहीं कहता। तो माँ की तरह स्वभाव बना लो, सबको खिलाओ पिलाओ, क्योंकि माँ का सबसे ज्यादा लेना देना किचन से है। बेचारी वो दिन भर किचन में ही दिखती है, माँ दिन भर किचन में ही दिखती, उसका किचन से ही लेना देना है। तो अगर आप खिलाते पिलाते हो, और खिलाने पिलाने के लिए भी बड़ा सही बात हो, आप अगर गरीबों को खिलाते हो तो आपका सूर्य खुश होता है। आप अगर परिवार को खिलाते हो तो आपका चंद्रमा खुश होता है। आप अगर मतलब दूध किसी को पिलवाओ, आप थोड़ी ताकत की चीजें, घी किसी को पिलवाओ, ये तरीके की चीजें खिलवाओ पिलवाओ, तो आपका मंगल खुश होता है। आप अगर बच्चों को टॉफियां बांटो, बच्चों को स्वीट खिलाओ, तो आपका बुध अच्छा होता है। आप अगर ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, आपका बृहस्पति अच्छा होता है। आप अगर दोस्तों को 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का दारू पिलवाओ तो शुक्र अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल बात है, दारू पिलवाओ दोस्तों को। किसी का जैसे मेरा 15 डिग्री का, 1 मिनट यार, अभी छठे पे तो साथ में भी तो आ जान दो। शनि, गरीबों को चाय पिलवाओ, समोसा खिलवाओ, इस तरीके की चीजें जो गरीबों को अच्छी लगती हैं। अब चाय समोसा क्यों भाई, गरीब आदमी वो अपना बिल्डिंग बना रहा, वो उसे ज्यादा टाइम ही नहीं है, वो चाय पी लेगा झट से, समोसा खा लेगा, उन्हें कहा ईंटें भी उठा रहा, समोसा खाता जा रहा है, तो इसलिए उसे वो चीजें खिलाओ, वो खुश होता है। खाने का संबंध एक है। तो चौथी रेमेडी है, भोजन को, मस्ती को, खिलाने पिलाने को गौर करो, तो आपके ग्रह अच्छे होने लगते हैं। अब और कोई क्वेश्चन?